हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। मैं सीए कपिल गोयल। ये है सीए इंटर ऑडिट फाइनल रेगुलर कोर्स का लेक्चर नंबर 2। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जितने भी लाइव स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ फटाफट से। आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आज की हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं साथ साथ देख लूंगा। अगर मुझे लगा कि किसी क्वेरी का रिप्लाई अभी करना जरूरी है तो आई विल रिप्लाई योर क्वेरी। अदरवाइज समझ जाना यार कि सर ने क्वेरी देख ली है और जब टाइम आएगा सर मुझे रिप्लाई कर देंगे। आ जाओ जी। गुड मॉर्निंग रक्षिता, साई, कौशिक, धानुमिता, उत्कर्ष, आदित्य, शुभम अग्रवाल, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। बाकी सभी बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। लेट मी शेयर द लिंक। और बताओ जी, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई, कैसी चल रही है तैयारी। एक काम कीजिएगा, सभी लाइव स्टूडेंट अपने अपने अटेम्प्ट्स भी मुझे कमेंट करके जरा बताना। कृष्णा, गुड मॉर्निंग जी बेटा। जय श्री कृष्णा। आपके तो नाम में ही बेटा भगवान है। जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे अपना अटेम्प्ट भी बताना सभी स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। अमनप्रीत सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा जी। आ जाओ फटाफट से, एक बार ज्वाइन कर लो आराम से। अखिलेश राव सर, कैन नवंबर 24 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स टेक दिस क्लास। अखिलेश, आई थिंक आपने बेटा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है। लेक्चर 1 देखिए, आपकी सारी क्वेरीज रिजोल्व हो जाएंगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, येस यू कैन टेक दी क्लासेस फॉर नवंबर 24 अटेम्प्ट्स, ठीक है। बट लेक्चर 1 अगर आप देखेंगे, वो पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है बेटा, उसमें हर एक चीज को कवर किया गया है। May 24, May 25, November 24, November 23। ओके कमल सैनी जी, बेटा देखो सीए कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान से लिखना है जो आप लिख रहे हो। बहुत बढ़िया जी, आ जाओ जरा फटाफट। और आज की हम सीए फाइनल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी टू वॉच दी सेशन। अमित पांडे, नवंबर बेटा 23 लिखना होगा अमित। रवि, May 24। ठीक है जी, चलो जी क्लास स्टार्ट करें। यस सर, कीजिए क्लास स्टार्ट। ये लो जी, आई होप आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं। हाँ जी शुभम, न्यू बुक्स में ओल्ड वाला भी कवर होगा, डोंट वरी। अभी यार बुक्स पे ना अभी बात नहीं करूंगा मैं आपको बुक्स के बारे में दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने लेक्चर 1 पता नहीं कितना देखा है, बट आई विल टॉक अगेन अबाउट द बुक्स, डोंट वरी। सौरव पांडे बेटा जी, अंकुश सिंगल, गुड मॉर्निंग बेटा। सर वो ऑटो टाइप हो गया कमल, मेरे को पता था बेटा कुछ ना कुछ हुआ है। लो जी, मैं एक अजम्पशन नहीं ले रहा हूं कि आपने इंटर में मुझसे पढ़ा होगा। मैं ये अजम्पशन नहीं ले रहा हूं, पहली अजम्पशन। दूसरी, मैं ये भी अजम्पशन नहीं ले रहा हूं कि आपने ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आई एम नॉट एज्यूमिंग दैट। मैं ये भी अजम्पशन नहीं ले रहा हूं कि आपको कुछ याद होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी याद नहीं है, आपने मुझसे क्लासेस नहीं लिए और आप अब एक स्क्रैच से, बिल्कुल इनिशियल लेवल से सीए फाइनल ऑडिट को आप करना चाहते हो। ये मैं मानकर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सर आपने मुझसे क्लास ली है, आपको ऑडिट आता है, ये अच्छी बात है। आपको इजी लगेंगी स्टार्टिंग की 2-4 क्लासेस, आपको आसान लगेंगी, ये अच्छी बात है। आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका इंटर का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आईपीएससी का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उनके लिए बिल्कुल स्क्रैच से ऊपर लेके जाना बहुत ज़रूरी है। देखेगा, हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर है। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होते हैं बेटा, वो किसके लिए यूज़ होते हैं आप बताओगे मुझे? कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं। सर हम जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए जी? कोई कोई बताएगा मुझे? सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जब करते हैं ना, तो इसको करने के लिए जो सारी गाइडेंस है, वो गाइडेंस कहाँ पे दी गई है? वो गाइडेंस सारी आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में दी गई है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को क्या हम डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर दें? जी नहीं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का एक बेस है, जो कि बेस पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है एसए 315 के अंदर। पूरे ऑडिट को करने का बेस 320 के अंदर और 330 के अंदर।
ये बेस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी स्टैंडर्ड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे 315 का लिंकिंग, 320 का लिंकिंग और 330 का लिंकिंग आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई हो। अब आपने बताया, सभी बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं सर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं, तो सबसे पहले हमें फ्लो बहुत ज़रूरी है समझना। फ्लो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम ऑडिट को स्टार्ट करते हैं तो हमारा फ्लो क्या होता है। मतलब हमारा, जैसे हम जब भी किसी क्लाइंट पे जाके ऑडिट करते हैं आप रियल लाइफ के अंदर, आपका सबसे पहला स्टेप होता है क्लाइंट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना। ये देखना कि क्लाइंट का इनिशिएशन किसी चीज़ का कहाँ से हो रहा है और उसका रिपोर्टिंग कहाँ पे हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस आप लोग अंडरस्टैंड करते हो ताकि जब समझ में आएगा तभी तो चेक कर पाएंगे। इसी तरह से जब आप फ्लो ऑफ ऑडिट देखते हो तो उसका इनिशिएशन स्टेप क्या रहेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सबसे पहला स्टेप आपके हिसाब से क्या होता होगा। सर सबसे पहला स्टेप ना हम बताएंगे आपको। मैंने कहा बताओ सर। सबसे पहला स्टेप रहेगा क्लाइंट एक्सेप्टेंस, कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करें या कंटिन्यू करें या ना करें, ये सबसे पहला हमारा स्टेप रहने वाला है। कोई नया क्लाइंट आया तो हम देखेंगे क्या इस क्लाइंट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई पुराना क्लाइंट है तो हम देखेंगे क्या इस क्लाइंट के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या रहेगा? सर दूसरा रहेगा हमारा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। ये अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, इसके अंदर बहुत सारे काम आ जाते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट आ जाती है, बिजनेस का नेचर आ जाता है, बिजनेस के रिस्क आ जाते हैं, वो सारे आप डिस्कस करते हो, देखते हो। उसके बाद एक बेटा क्या होती है, टीम प्लानिंग इवेंट। मतलब टीम की एक मीटिंग की जाती है जहाँ पे पार्टनर, सीनियर मैनेजर आपस में पूरी टीम बैठती है और क्लाइंट का पूरा एक डिटेल डिस्कशन होता है। पार्टनर का उसी रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड दूसरे क्लाइंट का क्या एक्सपीरियंस है वो सारा शेयर किया जाता है। सारे बिजनेस रिस्क डिस्कस किए जाते हैं, हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया जाता है। एक टीम प्लानिंग इवेंट हो जाता है। उसी के साथ नेक्स्ट स्टेप पे एक बेटा क्लाइंट मीटिंग होती है। क्लाइंट मीटिंग क्यों जरूरी है? क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमसे, क्लाइंट हमें डेटा कब कब प्रोवाइड करेगा, परचेज का ऑडिट करना है, परचेज का डेटा हमें कब मिलेगा, क्लाइंट के फाइनेंशियल साइन करने का डेट क्या उन्होंने डिसाइड किया है। तो एक समझ लो पूरा बैठकर डिसाइड किया जाता है मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, जिसके बेस पे हम हमारी पूरे ऑडिट को प्लान करते हैं। क्लाइंट मीटिंग हो गई, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं पूरी, और उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूशन प्लान करते हैं, एंड देन फाइनली हम हमारी रिपोर्टिंग कर देते हैं। दिस इज ए बेसिक फ्लो जो हम एक स्टैट ऑडिट को करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे अगर आप काम देखो, क्लाइंट एक्सेप्टेंस से लेके क्लाइंट मीटिंग तक, या आप बोल सकते हो सर ये तो एग्जीक्यूशन से या ऑडिट स्टार्ट करने से पहले के काम है। हमको यहाँ से हमने हमारा ऑडिट स्टार्ट किया है जब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया मुझे अगर फिक्स एसेट्स का ऑडिट करना है तो कब करना है, कैसे करना है, क्लाइंट से क्या डेटा लेना है, उनमें मैं क्या चेक करने वाला हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारा मैं प्लान करूंगा और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करना है। एट द एंड मुझे कंक्लूजन लेना है, क्या मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, क्या मैं क्लाइंट पे एक ओपिनियन दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, ये मैं रिपोर्टिंग पे आके आपको बताने वाला हूं। ये एक पूरा फ्लो रह गया आपका। अब आप इसमें क्या करेंगे देखिएगा, जब मैं बात करता हूं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की, कि भैया किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट आपको करना है, इसका स्टेप क्या रहने वाला है। अगर आपको फाइनेंशियल दे दिए जाएं तो उसके अंदर आपको पता है भैया फिक्स एसेट्स भी आती है, रिवेन्यू भी आता है, लोन्स भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग कैप्शंस आते हैं। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे वो किसी एक एक कैप्शन को उठाएंगे, उनका ऑडिट कंप्लीट करेंगे, उन पे सारी अजर्शंस पे अपना सेटिस्फेक्शन लेंगे, कंफर्ट लेंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। इस तरह से सभी एरिया को कंप्लीट करते हुए ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा ओपिनियन हम फ्रेम करने वाले हैं। यहाँ पे इस फ्लो ऑफ ऑडिट के कंसेप्ट को समझाने के लिए हम एक एरिया पकड़ लेते हैं। भैया अगर हमें कोई भी एक एरिया करना है तो उसका एक बेसिक फ्लो क्या रहेगा, आपके लिए मैं एक फ्लो पकड़ रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले कर रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा। ये फ्लो हम पकड़ लेते हैं परचेज का। आ जाओ जी, आपने देखो जरूर डिस्कशन करना है, उसके बिना मजा नहीं आएगा आपको। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे फाइनेंशियल के अंदर ढेर सारे कैप्शन आ रहे हैं, एक कैप्शन आपको मिला परचेज, आपको परचेज का ऑडिट करना है। आप मुझे बताओ
आपका स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? सोच कर बताना आराम से, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। टेक योर टाइम, अप्लाई योर जजमेंट, देन गिव मी द आंसर। आपको परचेज का ऑडिट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक परचेज आ रहा है, मैं आपको एक कैप्शन का डिस्कस करूंगा, सेम अप्लाइज ऑन एवरी कैप्शन, ठीक है? कुछ कैप्शंस को हम एक बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, वो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो अभी आप मेरे को इतना बताइए कि अगर मेरे को परचेज का ऑडिट करना है तो व्हाट विल बी योर स्टेप नंबर 1? पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? आप प्लीज़ मुझे ये बताइए जल्दी से। सर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि परचेज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नंबर क्या आ रहा है, अमाउंट क्या आ रहा है। तो चलो जी, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है? ये आपके लिए इजी करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अमाउंट मान लीजिए परचेज का आ रहा है 7,450 करोड़ रुपीज़ INR में, ठीक है? 7,450 करोड़ रुपीज़ का इसमें अमाउंट आ रहा है। ट्रांजेक्शन्स कितनी आ रही हैं सर? भाई ये तो अमाउंट हो गया, ट्रांजेक्शन कितनी है ये और बता दो सर। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मान लो आप लोगों ने डिसाइड की कि सर इसमें 1,24,620, कुछ भी नंबर मैंने पकड़ लिया, ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर है। ये डेटा आपके सामने है। अब इस डेटा को आपको ऑडिट करना है और ये बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक बच्चे ने कहा है, अमनप्रीत ने, कि सर हम एसओपी को देखेंगे। एसओपी को देखेंगे, मैं आपके आंसर इधर लिख लेता हूँ। एक बच्चे ने कहा है हम एसओपी को देखेंगे। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपका काम करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो मैं समझूंगा। दूसरे बच्चे ने कहा है कि हम सैंपल निकालेंगे। हम क्या करेंगे? सैंपलिंग करेंगे। देखिए आपको एक बात तो बड़ी क्लियर है, मैं बता देता हूँ नसीम जी, बेटा सैंपलिंग हम कब कर पाएंगे? जब हम प्रोसेस को समझ पाएंगे। जब हम प्रोसेस को समझ लेंगे उसी के बाद तो आप सैंपल निकालोगे। और सैंपलिंग आप कितनी करोगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। उसका जवाब दिया है प्रमजीत ने। उसको उसके लिए कितनी सैंपलिंग करनी है? हमें मटेरियलिटी चाहिए, हमें रिस्क चाहिए, रोमम कितना है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपका बेसिक आपको समझना पड़ेगा। आपके पास अमाउंट आ गई 7,450, ट्रांजेक्शन आ गई 1,24,000। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, भाई इसमें कितना मैं चेक करूं, कितना सैंपल निकालूं या कैसे चेक करूं? आप मुझे सोचकर बताना, सभी दोस्त लोग, सभी लोग मुझे सोचकर बताना। आज के दिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं, एक हम पहले करते थे, पहले मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते थे तो हमारा मेन फोकस ना वाउचर्स पे होता था। मेन फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंट्री पे होता था कि वो सही बनी या नहीं बनी। लेकिन आज आप मुझे बताना, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपने गलती, आपने एंट्री की, सारे फाइनेंशियल ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, आज के दिन, आज के एनवायरनमेंट में क्या एंट्रीज गलत होने के चांसेस हैं? कि भैया एंट्री गलत हो गई, एंट्री चेक कर लो, कहीं एंट्री तो गलत नहीं पास हो गई? सर नहीं है, एंट्री गलत होने के चांसेस नहीं है। तो फिर क्या ऑडिट करें? भाई आपने 50,000 का परचेज किया, 50,000 की एंट्री सही हो गई, जब सिस्टम सही एंट्री कर रहा है तो फिर हमें ऑडिट क्या करना है? बेटा आज के दिन ना, आपको जो 50,000 का परचेज जिस बंदे ने किया है, क्या उसके पास उस परचेज को करने की पावर थी? क्या वो बिजनेस नेचर की परचेज है? क्या बिजनेस के लिए की गई है? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी समझना है। उसका रैशनल समझना बहुत जरूरी है, उसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। उसी से हम बता पाएंगे क्या ये परचेज बिजनेस के फाइनेंशियल में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ जी बिजनेस परचेज है तो फाइनेंशियल में आएगी, एंट्री तो ठीक है, चलो आपने सैंपल बेसिस पे चेक कर लिया। जो मेन काम है ना वो हमने देखना है कंट्रोल्स। क्यों? अदरवाइज तो क्या होगा? कंट्रोल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? आप कंपनी के अंदर मान लीजिए फाइनेंस मैनेजर है, आपने कोई 50,000 रुपए का खर्चा किया जो आपने अपने पर्सनल, अपने ऊपर खर्च किया था, लेकिन आपने बिल डाल दिया कंपनी में। अब जो अकाउंटेंट बैठा है उसने तो एंट्री सही पास करनी है कि भाई मान लो एक स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के अंदर उसने 50,000 का खर्चा बुक कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में चार्ज हो गए। तो हम लोगों को जो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड के अंदर 100% चेकिंग करते थे, अब वो मेथड हम नहीं लगाते। अब हम लगाते हैं कंट्रोल बेस मेथड। कंट्रोल बेस ऑडिट हम करते हैं कि भैया कंट्रोल्स क्या है कंपनी के इन ट्रांजेक्शन को करने के लिए।
अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं इसका मतलब फाइनेंशियल सही होंगे, कंट्रोल्स बेकार हैं इसका मतलब फाइनेंशियल में रिस्क ज़्यादा है। तो सबसे पहला स्टेप, कितना चेकिंग करना है, कैसे करना है, ये सब बाद के सवाल है। सबसे पहला स्टेप, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, हमारा आज के दिन होता है समझना चीज़ों को, इस पूरे परचेज के प्रोसेस को समझना, परचेज के प्रोसेस को समझना। और वो प्रोसेस कैसे समझा जा सकता है? एसओपी को पढ़कर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है। एसओपी को पढ़कर, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पढ़कर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है। रियल लाइफ में हम कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं वो अब आपको सुनना है। देखिए, आपने कहा जी मुझे परचेज का ऑडिट करना है या किसी भी एरिया का ऑडिट करना है, तो लेट्स स्टार्ट इट। आप आगे बढ़ते हो, स्टार्ट करते हो अपने ऑडिट को। अब आप जीरो लेवल पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है जी। हमारा पहला स्टेप है कि हम परचेज मैनेजर से जाके मिलेंगे। आप मान लीजिए, आप अपने आप को फील कीजिए यू आर दी ऑडिटर और आप परचेज मैनेजर से जाके मिलते हो। यहाँ परचेज मैनेजर बैठा हुआ है एक साइड में और एक साइड में आप बैठे हुए हो, 101 डिस्कशन आपका चल रहा है। आप परचेज मैनेजर से पूछते हो कि भैया आप मुझे अपने परचेज का प्रोसेस समझा दो कि आपके यहाँ पे अगर परचेज करनी हो तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे कोई परचेज की जाएगी, वो आप मुझे समझा दीजिए। परचेज मैनेजर आपको वो चीज़ समझा रहा है। परचेज मैनेजर आपको क्या कहता है, सुनिएगा, नैना, झा या जो भी बच्चा ये देख रहा है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो कहता है जी हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सुनिए। परचेज करना है मतलब कोई सामान की रिक्वायरमेंट आई है। वो कहता है एक यूज़र होता है, एक यूज़र होता है जी, उसको कोई भी रिक्वायरमेंट है। सर यहाँ पे यूज़र का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ले लो बेटा। मान लीजिए सर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक यूज़र है, उस यूज़र को एक मशीन की रिक्वायरमेंट है, कोई उसको एक मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो वो हमारे पास एक रिक्वेस्ट रेज करता है। सबसे पहले क्या आता है, रिक्वेस्ट आता है। वो एक रिक्वेस्ट रेज करता है कि भैया आई नीड ए मशीन। वो एक रिक्वेस्ट रेज करता है सिस्टम में कि मुझे एक मशीन चाहिए। अब आप मुझे बताओ, सोच कर बताना है सभी स्टूडेंट को, क्या कंपनी उसको उठा के मशीन दे दे? क्या कंपनी उसको उठा के मशीन दे दे उस यूज़र को? आपका आंसर होगा नहीं सर, पता नहीं बिजनेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला है। ये मशीन कुछ भी हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कहोगे नहीं सर, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपने बोला क्यों, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया। मैंने पूछा आपसे क्या उसको मशीन उठा कर दे दें, आपने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर एक रिस्क निकला, आपने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब आपके माइंड ने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया है। क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया है सर? कि सर दैट मशीन, जो वो मशीन है ना सर, जिसको हम परचेज करके उसको देने की सोच रहे हैं, कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस या फिर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल परचेज। कोई भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिए, 2 रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिए। आपका जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड है वो कहता है कपिल जी आपने रिस्क तो बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन कंपनी बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि किसी ने अगर कुछ मांगा तो उसने दे दिया। हमने क्या किया हुआ है, एक कंट्रोल बना रखा है। देखो ये रिस्क आपने नहीं आइडेंटिफाई किया, ये रिस्क कंपनी ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है। हमने एक कंट्रोल भी बना रखा है। हमने कहा जी आपने क्या कंट्रोल बना रखा है? बेटा बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन है, जिन बच्चों को आता है प्लीज़ रिवाइज करें, जिनको नहीं आता है समझें। आप रियल लाइफ में आज ऑडिट कर दोगे जाके इसके बेस पे। आपने कहा जी क्या कंट्रोल बना रखा है बताओ। जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट रेज करता है ना, तो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाता है जी। अच्छा जी, अप्रूव करता है, कौन अप्रूव करता है? डिपार्टमेंट हेड। कौन अप्रूव करता है? उस डिपार्टमेंट का हेड। अब आप मुझे सोचकर बताइएगा, सभी स्टूडेंट मुझे सोचकर बताइएगा, अगर कंट्रोल इतना है कि एक यूज़र को कोई सामान चाहिए, उस सामान को अप्रूव कर देगा डिपार्टमेंट हेड, तो क्या ये कंट्रोल आपके हिसाब से ठीक है? क्या ये कंट्रोल आपके हिसाब से ठीक है? ऑडिटर कहेगा अरे वाह क्या बात है, मैंने जो रिस्क सोचा था वो रिस्क तो आपने ख़त्म कर दिया, मैं अब ओके हूँ। क्या आपको लगता है क्या कि कंपनी ने जो ये कंट्रोल डिज़ाइन किया है, क्या कंपनी ने ये जो कंट्रोल डिज़ाइन किया है ये ठीक है? सर नहीं, ठीक नहीं लग रहा। क्यों?
क्योंकि सर अगर मान लो मैं यूज़र हूँ उस डिपार्टमेंट में और मेरा ही बॉस साइन कर रहा है, तो हम लोग तो मिलकर कुछ भी फ्रॉड कर देंगे, मिलकर कुछ भी फ्रॉड कर देंगे। तो आपने कहा जी भैया एक बंदा अप्रूव नहीं करेगा उसकी रिक्वेस्ट को, यहाँ पे एक और बंदा आएगा। मान लो आप कहते हो CFO अप्रूव करेंगे, लेकिन स्टिल रिस्क है, कल को कोई 50 करोड़ का सामान खरीदना है तो 3 लोग मिलकर फ्रॉड कर देंगे। सर अमाउंट के हिसाब से भी है, मान लो कि अगर कोई 50 करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा का परचेज है तो डायरेक्टर्स भी अप्रूव करेंगे। ऐसा आपने क्या किया, कंट्रोल बना दिया। अब आप मुझे बताओ क्या अब ये कंट्रोल का डिजाइनिंग आपको ओके लग रहा है देखने में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इफेक्टिवली काम भी कर रहा है, सिर्फ कंपनी ने जो डिजाइन कर रखा है कंट्रोल, क्या उस कंट्रोल की डिजाइनिंग आपको ओके लग रही है क्या अभी? हाँ सर, डिजाइनिंग तो अभी ओके लग रही है क्योंकि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इंक्लूड हो गए हैं, CFO लेवल के लोग भी इंक्लूड हो गए हैं, डिपार्टमेंट हेड भी इंक्लूड हो गया है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। उस स्टेप के अंदर कुछ रिस्क थे और उन रिस्क को मिटाने के लिए कुछ कंपनी ने क्या किया, कंट्रोल्स बना दिए कि भैया ठीक है, यूजर ने जो रिक्वेस्ट रेज की है वो रिक्वेस्ट ठीक है, आप इसको सामान खरीद कर दे सकते हो। अब आ गया स्टेप नंबर 2। अब बेसिकली उसकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, तो अब क्या होगा, स्टेप नंबर 2 आएगा। स्टेप नंबर 2 पे बताओ, अब उसे मशीन देनी है, या अप्रूव हो गया है सिस्टम के अंदर, उसे मशीन देनी है उस यूजर को, ये सिस्टम में अप्रूव हो गया है, तो क्या करें? क्या खरीद कर ले आए मशीन को? ना, सबसे पहले क्या होगा बेटा, कंपनी के अंदर एक स्टोर डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट होगा। हालांकि यहां पे भी एक रिस्क था जो कि ऑटोमेटिकली मैंने उसको ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं लेके जा रहा मैं। स्टोर डिपार्टमेंट होगा। सबसे पहले ऑटोमेटिकली ना ये जैसे ही अप्रूव होगी ना, स्टोर डिपार्टमेंट के SAP के अंदर जाकर ये रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, चेक करेगा स्टॉक या एग्जिस्टेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ दैट मशीन और मटेरियल, जो भी आप समझ लीजिए, वो स्टॉक को चेक करेगा, देखेगा कहीं एग्जिस्टिंग मेरे पास मशीन ऑलरेडी रखी हो, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा ना मिनिमम स्टॉक लेवल, या फिर आप लोगों ने, अगर आप फैक्ट्रियों के ऑडिट करते हो तो बेटा जो उनके इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मशीन होती है, वो स्पेयर में भी रखते हैं। कल को कंपनी का टूट गया, फैक्ट्री में चलता हुआ टूट गया, तो फैक्ट्री बंद थोड़ी ना करेंगे, फटाफट रिप्लेस करेंगे। तो स्टोर डिपार्टमेंट का बंदा क्या करेगा, अवेलेबिलिटी चेक करेगा। सर ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि बेटा एक रिस्क था ना, एक रिस्क था। क्या रिस्क था? एक्सेस परचेज हो सकता था। और भी रिस्क है सर, कंपनी का मनी ब्लॉक हो सकता है। भैया आपके पास ऑलरेडी सामान है, आपने नया खरीद दिया तो पैसा ब्लॉक हो गया ना आपका। फिर उसके बाद जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टॉक है मेरे पास, वो ऑब्सोलीट हो सकता है अगर आप उसको यूज नहीं करोगे। तो देयर कैन बी मल्टीपल रिस्क अगर आप ये वाला स्टेप ना लगाओ तो। और ये ऊपर जो मैंने बताया आपको, ये बेसिकली क्या था, अगर वो चेक कर रहा है तो चेक करना इज बेसिकली एक कंट्रोल। मैंने पहले कंट्रोल समझाया, फिर मैंने आपको बताया ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज देयर इज ए रिस्क। समझ आया होगा आपको। फिर वो क्या करेगा, चेक करने के बाद बताएगा कि भैया, कंक्लूजन देगा स्टोर डिपार्टमेंट वाला, एक कंक्लूजन देगा क्या, कि आइदर आई हैव दिस मशीन, तो वो क्या करेगा, इशू कर देगा, या तो वो क्या करेगा, इशू कर देगा। क्या मशीन उठा के ऐसे ही दे देगा क्या? नहीं सर, इशू के लिए भी वो रिक्वेस्ट रेज करवाएगा कि भैया रिक्वेस्ट रेज करो, और उसको अप्रूवल भी लेगा उसका, और फिर उसको मटेरियल उठा के दे देगा। ये तो पहला इजी चीज हो गई। दूसरा, सर मटेरियल नहीं है, मशीन एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्या करें? वो बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट को, ही विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू परचेज डिपार्टमेंट। वो कहेगा जी हमारे पास ये सामान नहीं है, एक काम करो आप परचेज डिपार्टमेंट से जाके बात कर लो, मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। यहां तक कितने बच्चों को समझ आया मुझे कमेंट करके बताओ कि सर सबसे पहले यूजर आया, मशीन उसका रिस्क देख लिया, उसके अंदर कंट्रोल थे वो सारे देख लिए, स्टेप 2 पे हमने प्रोसेस समझ रहे हैं, हम परचेज डिपार्टमेंट बता रहे हैं हमें, हम बस लिख रहे हैं। स्टेप 2 पे उसने बताया कि स्टॉक वाला बंदा भी चेक, स्टोर वाला बंदा भी चेक करेगा, कहीं ऐसा ना हो हम गलती से दोबारा खरीद लें, हमारा पुराने वाला खराब हो जाए। फिर आपने देखा ठीक है, अच्छा जी मटेरियल नहीं है, फिर हमने परचेज डिपार्टमेंट को बोल दिया भाई साहब मटेरियल नहीं है, आप इस मटेरियल को खरीद कर दे दो, आप इस मटेरियल को या इस मशीन को खरीद कर दे दो। यहां से हमारा कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया? परचेज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया यहां पे।
मैं अभी आपको प्रोसेस समझा रहा हूं। किसी भी एरिया का अगर आप ऑडिट करोगे तो आपका सबसे पहला काम यही रहने वाला है। अब आपके पास परचेज डिपार्टमेंट आ गया। परचेज डिपार्टमेंट के पास एक रिक्वायरमेंट आ गई, क्या जी? परचेज करनी है आपको मशीन। मशीन का नाम ले लेते हैं, मशीन एक्स। ठीक है, आपको एक मशीन परचेज करनी है, मशीन एक्स। ये परचेज डिपार्टमेंट के पास एक रिक्वायरमेंट आ गई। बताओ बेटा, परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या करे आपके हिसाब से? सर कुछ नहीं करेगा, बाजार जाएगा जैसे हम लोग जाते हैं और जाके मशीन ले आएगा। आप बताओ मुझे बेटा, क्या इसमें कोई रिस्क नजर आ रहा है? जल्दी से बताओ, क्या इसमें कोई रिस्क नजर आ रहा है? सर बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ तो मेरे को एक नहीं सर, बहुत सारे रिस्क नजर आ रहे हैं। सर मेरे को तो बहुत सारे आ रहे हैं, जरा लिखो क्या क्या रिस्क है। नंबर 1 सर, वो हायर प्राइस पे ले सकता है, खरीद सकता है, और कंपनी को हायर प्राइस का बिल दे देगा, बाद में जिस वेंडर से खरीदा है उससे कैश में वापस ले लेगा। सर और भी मुझे बड़े रिस्क नजर आ रहे हैं। सर वो अपने रिलेटेड पार्टी से खरीद लेगा, उसका कोई जान पहचान वाला होगा तो। और बताओ सर, और क्या रिस्क नज़र आ रहे हैं? सर वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, माल उतना ही है बट वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। और क्या रिस्क है बताओ ज़रा? हायर प्राइस कैन बी ए रिस्क, भाई ज़्यादा प्राइस पे खरीद लिया, रिलेटेड पार्टी से खरीद लिया, पैसे बना लिए उसने, ये एक रिस्क हो सकता है। क्वालिटी पे उसने खरीद लिया, ठीक है, ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसे बना लिए, ये एक रिस्क हो सकता है। मेन 3 रिस्क आपको ये समझ आ रहे हैं? और भी अगर समझ आ रहा हो तो आप प्लीज़ लिखिएगा। आपने कहा जी ये 3 रिस्क तो मुझे बिल्कुल बेसिक रिस्क समझ आ रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट जो गेम खेल सकता है, वो किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। आपने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने इसके लिए क्या कर रखा है? कंट्रोल बना रखे हैं। इनके लिए हमने क्या कर रखा है? कंट्रोल बना रखे हैं। क्या है कंट्रोल? क्या है जी? सर इसमें पहला कंट्रोल तो ये है कि कंपनी जो भी सामान खरीदेगी ना, वो अपने अप्रूव्ड वेंडर से खरीदेगी। अप्रूव्ड वेंडर से खरीदेगी। और ये अप्रूव्ड वेंडर किसने किया जी? डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर रखा है। मतलब अगर कोई मशीन एक्स खरीदनी है तो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आ जाएगा कि इन 4 वेंडर से आप मशीन एक्स खरीद सकते हो, उसके अलावा आप 5वें से खरीद ही नहीं सकते। तो आपका रिलेटेड पार्टी वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपने कहा जी हायर प्राइस पे खरीद लेंगे। हमने कहा जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉलिसी बना रखी है, एक कंट्रोल बना रखा है कि आपको मिनिमम ना 4 कोटेशन, आपको मिनिमम 4 कोटेशन वेंडर से मंगवानी है। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है, 4 कोटेशन मंगवाएंगे, 4 वेंडर से मंगवा ली। मान लो आप कहोगे यार अब एक और रिस्क नजर आ गया। मैंने कहा क्या? कि आप ना जो कोटेशन फाइनल करोगे वहां कमीशन चार्ज कर सकते हो फ्रॉम कोटेड वेंडर। भाई जिन्होंने कोटेशन भेजी है ना, उनको पता है परचेज में आप हो, वो आपको फोन करेंगे, अरे कपिल जी आप प्लीज हमारा कोटेशन फाइनल करवा देना। आपके घर पे एक 1 लाख रुपए का चेक पहुंच जाएगा या कैश पहुंच जाएगा। 1 लाख का अमाउंट 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है। आपने कहा जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, परचेज डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर पाएगा। कैसे जी? हम क्या करेंगे, जो ये 4 कोटेशन आई है ना, इनका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे, ठीक है जी, और इस कंपैरेटिव चार्ट में चारों की डिटेल डलेगी और फिर एक मीटिंग होगी। वो मीटिंग डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट, कितने अमाउंट की परचेज है, वो मीटिंग हो सकता है डिपार्टमेंट प्लस सीएफओ हो, वो मीटिंग हो सकता है डिपार्टमेंट प्लस सीएफओ प्लस डायरेक्टर हो। वो डिपेंड करता है वो आपका जो सामान है वो कितने का है। उन सब चीज़ों पे एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा और वहां फाइनली कोटेशन को अप्रूव किया जाएगा। वहां फाइनली कोटेशन को अप्रूव किया जाएगा। तो ये जितने भी रिस्क आपने बताए ना, जो आपको नजर आ रहे थे, कंपनी ने उस रिस्क के अगेंस्ट क्या कर रखे थे? कंट्रोल्स डिजाइन कर रखे हैं। अभी आप समझ रहे हो, परचेज डिपार्टमेंट वाला आपके सामने बैठा है, मैं हूं, समझ लो, मैं आपको कंपनी का प्रोसेस समझा रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। अब आप मुझे बताना, क्या आपको यहां पे डिजाइन ओके नजर आ रहे हैं? क्या डिजाइन ओके नजर आ रहे हैं? सर यहां भी ओके नजर आ रहे हैं। अगर आप ये बोलते कि हमारे यहाँ भैया परचेज डिपार्टमेंट ही कोटेशन फाइनल कर देता है, तो मुझे आपका डिजाइन नहीं समझ आता, फिर तो मैं बोलता फ्रॉड हो सकता है, स्टिल देयर आर चांसेस कि फ्रॉड हो सकता है। लेकिन ऐसे केस में मुझे डिजाइन समझ आ रहा है। अब क्या हुआ बेटा? कोटेशन अप्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा जी? सर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा बताइए? लो जी सुनिए,
नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, अब आपकी कोटेशन फाइनल हो चुकी है। स्टेप नंबर 4, अब यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनेगा। भाई जिस बंदे को आपने फाइनल किया है सामान खरीदने के लिए, सर्विस लेने के लिए, उसके साथ एक एग्रीमेंट बनेगा ना। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं परचेज ऑर्डर, या बोलते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट, या एग्रीमेंट आप बोल सकते हो, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप पीओ भी बोल सकते हो। परचेज ऑर्डर को शॉर्ट फॉर्म में पीओ भी बोलते हैं। और इस पीओ को क्या करेंगे? अप्रूव कर देंगे जो भी रेलेवेंट कंट्रोल्स हैं, जो भी कंपनी ने कंट्रोल्स बना रखे हैं कि इतने पीओ को ये लोग अप्रूव करेंगे इतनी अमाउंट तक के, और उसके आगे ये लोग करेंगे। सर पीओ बन गया, अब क्या होगा? अब भैया आपकी मशीन सामने वाला वेंडर डिस्पैच करेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 5। अब क्या होगा? अब वेंडर आपको मशीन को डिस्पैच करेगा। वेंडर आपकी मशीन को डिस्पैच करेगा, या दूसरी भाषा में लिखूं तो आप उसे रिसीव करोगे। कोई रिस्क नजर आ रहा है? सर बिल्कुल नजर आ रहा है रिस्क। क्या रिस्क है बेटा बताओ? सर रिस्क ये है, हो सकता है वेंडर ने क्वांटिटी या क्वालिटी इज नॉट एज पर एग्रीमेंट। कंपनी ने कहा यार ऐसी कैसी बातें करते हो, हम पागल थोड़ी ना ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हमने इसके लिए भी एक कंट्रोल बना रखा है। हमने कहा जी बताओ क्या कंट्रोल बना रखा है? उसने कहा सर सबसे पहले तो जो गेट पे होगा ना, गेट हमारा मेन गेट है, यहाँ मैं मेन गेट लिख रहा हूँ, वहाँ पे चेकिंग होगी। लेकिन सिंस मेन गेट पे देखो जी सिक्योरिटी गार्ड होती है, लेबर होती है, वो क्वालिटी तो नहीं चेक कर पाएगी, वो लोग क्वांटिटी चेक कर लेंगे मोटा मोटा, और सिस्टम में एसएपी में एक एंट्री कर देंगे। एसएपी की एंट्री कौन सी होती थी? 103 की एंट्री होती है वहाँ पे, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा? अब देखो परचेज डिपार्टमेंट का काम था परचेज करना, मटेरियल आ गया तो कहाँ जाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट में जाएगा। अब स्टोर डिपार्टमेंट भी क्या करेगा? कॉल करेगा, बुलाएगा किसको? उस यूजर को जिसने ये रिक्वेस्ट डाली थी इस सामान की, और उस यूजर को कहेगा भैया इसकी क्वालिटी को क्या करो? अप्रूव करो। अप्रूव करो क्या? क्वालिटी को। यूजर क्वालिटी को अप्रूव करेगा। अप्रूव करना भी बेटा एक क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट उसको रिसीव करेगा। उसको रिसीव करेगा स्टोर के अंदर। रिसीविंग की एंट्री क्या थी? 105 एसएपी के अंदर। अगर आपका मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है स्टोर में आके, तो 105 के अगेंस्ट 106 से रिवर्सल हो जाता है, 103 के अगेंस्ट 104 से रिवर्सल हो जाता है। ये जब आप ऑडिट करोगे एसएपी में तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। मतलब मैंने आपको बता दिया, कभी एसएपी आप करो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। सर मेरे को सारी परचेज चेक करनी है तो पूरी लिस्ट कैसे निकालूंगा? एसएपी के अंदर बेटा एक कमांड होती है ME80FN, ठीक है। ME80FN पूरी एक आप लिस्ट ले लेना क्लाइंट से। कोडिंग होती है, एसएपी पूरा कोडिंग से चलता है। वो कोड डालना, आपको यूजर आईडी वगैरह मिल जाएगा, पूरा डेटा आपके पास निकल के आ जाएगा। पूरे साल का जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करोगे, जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे, एसएपी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो आपने क्या किया? 103 और 104 या 105 से आपने एंट्री ले ली। उसके बाद आप मटेरियल इशू कर दोगे जिस बंदे ने उसको लिया। इसके आगे भी जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल जाना पड़ेगा सर। स्टेप नंबर 6, जिससे माल खरीदा है क्या उसको पेमेंट नहीं करोगे? क्या उसको पेमेंट नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे सर पेमेंट। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट आ गया? फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब आप मुझे बताओ क्या पेमेंट ऐसे ही कर दें या कोई रिस्क है? सर रिस्क है। क्या रिस्क है? सर हो सकता है एक्सेस पेमेंट कर दी जाए, हो सकता है हमको कोई कैश डिस्काउंट मिलना था वो ना मिला हो सकता है कोई डिडक्शन करनी हो वो डिडक्शन ना की हो। तो आपने कहा कि ऐसे ही आप ये रिस्क एक्सेप्ट करोगे? कंपनी कहती है नहीं जी, हम इनके अगेंस्ट कंट्रोल बनाते हैं या ऑलरेडी बने हुए हैं। क्या जी? जब भी पेमेंट होएगी, जो हमारा अकाउंटेंट है, जो हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, वो हर डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी इस परचेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे रिक्वेस्ट, अप्रूवल, पीओ, क्वालिटी, पीओ की टर्म्स लिख लो सारी, पेमेंट टर्म्स वगैरह क्या है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, को वेरीफाई करेगा। उसके बाद सिस्टम में एंट्री करेगा। इतना ही नहीं सर, यहां पे उस एंट्री को
जो हमारे फाइनेंस हेड हैं वो अप्रूव करेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, फ्रॉड ना हो। उसके बाद सिस्टम में फाइनेंस हेड ने एंट्री अप्रूव की, यहाँ पे अब इसके बाद पेमेंट होगी, लेकिन पेमेंट ऐसा नहीं है कोई भी कर देगा। पेमेंट में आएगा एक रिस्क है, हाँ जी रिस्क है कि आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो कह रहा है ऐसा नहीं है जी, पेमेंट का चेक बिना अप्रूव किया जाएगा। पेमेंट चेक को भी साइनिंग अथॉरिटी जो है वो हमारी अमाउंट के हिसाब से डिसाइडेड है, तो ये भी हमारा अप्रूव्ड है, ये हमारा एक कंट्रोल है। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा प्रोसेस समझाया परचेज का। मुझे एक बार हर स्टूडेंट मुझे बताना, क्या आपको ये प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस समझ आया क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अब मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। क्या आपको ये बेसिक प्रोसेस समझ आया क्या? फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें हमने क्या सीखा। अभी हो सकता है आप लोगों को ये समझ ही ना आया हो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, इसमें मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, ऑडिटर को क्या सीखने को मिला। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको ये बेसिक प्रोसेस समझ आया क्या? जल्दी से। अमनप्रीत सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हो, GRN गुड्स रिसीट नोट बनता है। प्रीतम रेड्डी, यस बेटा बिल्कुल सर समझ आ गया। साई प्रीतम को समझ आ गया। जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे जितने भी देख रहे हैं। नेहा को बिल्कुल समझ आ गया है। कोटेशन भी तो एक्सेस अमाउंट की ले सकते हैं, तो फाइनलाइज हिज कंसर्न वेंडर कोटेशन। अंकुश सिंगल, चलो थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूँ आपके पॉइंट को। अंकुश ने देखो क्या बोला कि सर जो 4 कोटेशन आई है ना वो भी तो मैं एक्सेस अमाउंट की ले सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, मतलब यू आइडेंटिफाइड ए रिस्क। अंकुश आपने क्या किया? यू आइडेंटिफाइड ए रिस्क। आ जाओ बेटा, आप रिस्क बोलो मैं कंट्रोल बोलूंगा, आप रिस्क बोलो मैं कंट्रोल बोलूंगा। देखो अंकुश ने क्वेरी आइडेंटिफाई की, वो कह रहा है सर देखो एक रिस्क मैं भी आइडेंटिफाई करूंगा। मैंने कहा क्या? कह रहा है जो आप 4 कोटेशन बता रहे हो मिनिमम 4, मैं इस कोटेशन को ना वेंडर से सेटिंग करूंगा। ये रिस्क 5वां रिस्क में कहीं और लिख लेता हूं। कोटेशन को जो है ना मैं हायर प्राइस पे ले आऊंगा। सबसे पहली बात तो जो आप बोल रहे हो ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे? आप फ्रॉड जब करते हो ना तो एक बंदे के साथ मिलकर फ्रॉड करना आसान होता है, 4 वेंडर और वो भी अप्रूव्ड है डायरेक्टर के द्वारा, उन चारों से हायर प्राइस पे कोटेशन लेना भाई टफ है। क्यों? क्योंकि वेंडर का है ना दुश्मन होता है। जैसे मैं एक वेंडर हूँ, आप भी एक वेंडर हो, आप चाहते हो कि आपको काम मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे काम मिले। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कम प्राइस की कोटेशन भेजें। अब सामने से मान लो परचेज डिपार्टमेंट वाले का फोन आ रहा है, अरे कपिल सर आप है ना कोटेशन बढ़ा के भेजो। मैंने कहा क्यों? मैं आपका अप्रूव करवा दूंगा और आप मेरे को कमीशन दे देना। सेम बात वो दूसरे वेंडर को बोलेगा कि आप कमीशन बढ़ा के भेजो। आपको नहीं लगता परचेज डिपार्टमेंट की कंप्लेंट हो जाएगी, उस बंदे की कंप्लेंट हो जाएगी? तो ये रिस्क आपने बोला है, बट प्रैक्टिकली दिस रिस्क इज नॉट पॉसिबल। स्टिल मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि एक कंट्रोल और होता है जो मैंने नहीं डिस्कस किया। सर आपने बोला कि वेंडर है ना अप्रूव्ड होते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा। सर डायनामिक एनवायरनमेंट है, हर साल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है सर। कंपनी ने ये वेंडर अप्रूव किए थे 2018 के अंदर, आज 2024 चल रहा है सर, 2024 में हम बैठे हैं। क्या मैं उन्हीं वेंडर से सामान खरीदता रहा हूँ? ये तो रिस्क है। नए नए वेंडर आ गए, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, प्राइस वॉर चल रहा है, हम तो उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा यार एक कंट्रोल है। सबसे पहले आपने क्या किया? एक रिस्क आइडेंटिफाई किया कि हो सकता है भैया हम ओल्ड वेंडर से हायर प्राइस या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। एक कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है जी? कंट्रोल ये है सर, कंपनी इसका ना ईयरली वेंडर इवैल्यूएशन करती है। डायरेक्टर्स बैठते हैं और सारे वेंडर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्वालिटी इवैल्यूएशन करती है। मार्केट में जो नए आए हैं उनको ऐड किया जाता है, जिनकी सर्विस बेकार थी उन्हें हटा दिया जाता है। तो ये भी एक वेंडर इवैल्यूएशन हर साल होता है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सर इसमें हमने क्या देखा? हमने स्टेप 1 से आखिरी स्टेप तक पूरा प्रोसेस परचेज डिपार्टमेंट से सुना। मेरी बातों को ध्यान रखना। तो आपने एक काम क्या किया? सबसे पहला काम आपने क्या किया? ये परचेज के लिए मैं बात कर रहा हूं। आपने पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया सर। दूसरे स्टेप पे आपने क्या किया? दूसरे स्टेप पे आपने क्या किया बताओ? सर इस प्रोसेस के अंदर जितने भी रिस्क थे ना वो हमने अंडरस्टैंड किए।
भाई क्या क्या रिस्क हैं। तीसरे स्टेप पे आपने क्या किया, तीसरे स्टेप पे सर जो कंट्रोल्स कंपनी ने बना रखे हैं टू मिटिगेट और टू मिनिमाइज दिस रिस्क, उनको मैंने परचेज डिपार्टमेंट वाले बंदे से अंडरस्टैंड किया। नहीं, धानुमिता की देखो क्वेरी बहुत अच्छी है, मैं ले लेता हूँ वो क्वेरी। वो कह रही है सर डे टू डे परचेज की कोटेशन अप्रूवल के लिए भी हर बार मीटिंग होगी। बेटा सबसे पहली बात आप सुनिएगा, मेरी ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट। आज कंपनी को मान लो कोई रॉ मटेरियल खरीदना है प्रोडक्शन के लिए, आपको क्या लगता है वो जो वेंडर फाइनल कर रही है वो क्या एक दिन के लिए फाइनल कर रही है? बेटा वेंडर फाइनलाइज हो जाता है साल के लिए, कि आप हमें पूरे साल में इतनी क्वांटिटी दोगे, इस रेट पे दोगे। अगर कोई जैसे रॉ मटेरियल का या किसी बेसिक चीज का रेट चेंज होता है तो आप इतना प्राइस बढ़ा लेना। पूरे साल के एग्रीमेंट होते हैं मेरे बाबू, ठीक है। जो भी मेन काम होता है पूरे साल के एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो एक मेन पीओ बन जाता है, एक मेन एग्रीमेंट बन जाता है, उसके अगेंस्ट पूरे साल माल आता रहता है। तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल। अगर कोई आपका वन टाइम परचेज है, बड़ा परचेज है, तो हाँ उसका पीओ बनेगा, ठीक है। और छोटा अमाउंट है तो हो सकता है सीएफओ सीईओ की मीटिंग ना हो, डिपार्टमेंट की और यूजर की मीटिंग हो जाए। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी अमाउंट। आई होप मैं आपकी क्वेरी धानुमिता रिप्लाई कर पाया। तो हमने जो ये स्टेप था जो हमने अभी किया, इसमें हमने परचेज का प्रोसेस समझा, उनके रिस्क को समझा और कंट्रोल को समझा। आपने एक और चीज समझी, वो आप बताओ वो क्या थी? आपने एक और चीज समझी थी, वो बताओ क्या थी? कोई बता पाएगा? देखते हैं। आपने एक और चीज को अंडरस्टैंड किया है, बताइए क्या? सर हमने एक और अंडरस्टैंडिंग ली है, वो ये कि जो ये कंट्रोल्स कंपनी ने डिजाइन कर रखे हैं, ये डिजाइनिंग सही है या नहीं है, डिजाइनिंग ओके है या नहीं है, ये हमको देखना पड़ेगा। परचेज का प्रोसेस देख लिया, उसके रिस्क देख लिए, कंट्रोल देख लिए, क्या ये कंट्रोल सही से डिजाइंड है या नहीं है। इसको करने से हमें क्या पता चला? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई भी मशीन खरीद सकता है, परचेज डिपार्टमेंट किसी से भी मशीन खरीद सकता है, 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की खरीद सकता है, अकाउंटिंग वाला कितनी भी पेमेंट कर सकता है, कैसे भी एंट्री कर सकता है, तो आप मुझे बताओ आपके फाइनेंशियल सही होंगे, इसके कितने परसेंट चांस है? सर बहुत सही नहीं होंगे, वो तो फिर ब्लंडर होंगे सर फाइनेंशियल। मतलब हो सकता है एंट्री तो सही हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए के सामान के 100 रुपए बुक हो रखे हो, बिल भी 100 का होगा, वाउचर भी 100 का होगा, साइन भी, तो मैं कैसे देखूंगा? इसका मतलब हमें सबसे पहले एंट्री नहीं देखनी, हमें फाइनेंशियल चेक नहीं करना, हमें सबसे पहले इस प्रोसेस को समझना है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस सही हुआ, अगर ये कंट्रोल की डिजाइनिंग सही हुई, तो इसका मतलब फाइनेंशियल के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपका रिस्क कम है ना सर। अगर मान लो ये इतने सारे रिस्क को कंपनी कंट्रोल ही ना लगाए, तो इस एरिया का तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया। आप कितनी भी चेकिंग कर लो, मैं कह रहा हूँ, आप कहते हो कि कंट्रोल की डिजाइनिंग सही नहीं है, तो आप मुझे बताओ, आप कितनी भी चेकिंग कर लो, क्या आप उस एविडेंस पे रिलाय कर पाओगे? सोच कर बताओ, क्या आप उस एविडेंस पे रिलाय कर पाओगे? कर ही नहीं पाएंगे हम। चाहे हम 100% वाउचर चेक कर लें, चाहे हम बैठ के पूरी रात वाउचर्स को देखते रहें, मैं बता ही नहीं पाऊंगा उसका इफेक्टिवनेस सही है या नहीं है, वो प्राइस सही है या नहीं है। मैं किसी तरह से कंक्लूजन ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कंपनी का कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो इसका मतलब हमें किसी भी एरिया का ऑडिट करने से पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है प्रोसेस की, रिस्क की और कंट्रोल की, कि भैया उस प्रोसेस का इनिशिएशन क्या है, स्टार्ट कहां से होता है, और रिपोर्टिंग क्या है। रिपोर्टिंग का मतलब जब फाइनेंस डिपार्टमेंट एंट्री पास कर देता है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। उस प्रोसेस के अंदर कितने रिस्क है, हर स्टेप पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उनको समझते हैं। और उन रिस्क को मिटाने वाले कंपनी ने क्या क्या कंट्रोल्स लगा रखा है, उनको हम समझते हैं इनिशियल पहले स्टेप पे। और जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं क्या वो कंट्रोल की डिजाइनिंग सही है या नहीं। अगर मुझे लगता है कि यूजर की रिक्वेस्ट सिर्फ उसका डिपार्टमेंट हेड अप्रूव कर रहा है, तो डिजाइनिंग बेकार है। कंट्रोल है बट होकर भी बेकार है। तो डिजाइनिंग ओके होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम स्टिल उस पर रिलाय नहीं कर पाएंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल दूं, ये हमारे ऑडिट का स्टेप 1 हो गया,
क्या मैं ऐसा बोल दूं अंडरस्टैंडिंग के बाद, डिजाइन मुझे ओके लग रहा है कि भैया कंपनी के कंट्रोल्स ठीक है, लेट स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेकिंग। अब आप बताओ, कंपनी ने डिजाइन सही कर रखा है, क्या मैं अब ऐसा बोल दूं कि डिजाइनिंग ठीक है, लेट स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेकिंग? आप कहेंगे नो, नेवर। क्यों भैया? कंट्रोल तो बहुत अच्छे हैं। सर अच्छे बुक्स में हैं, परचेज डिपार्टमेंट ने आपको कहानी सुनाई है, वो अच्छी लग रही है। उसने बताया है हमारे यहाँ 4 कोटेशन आती है, मीटिंग होती है, कंपैरेटिव बनता है, क्वालिटी चेक होती है, ये बंदा साइन करता है, वो बंदा साइन करता है, ये होता है, ये उसने आपको समझाया है, ये कंपनी ने लिखा हुआ है, आपने सिर्फ पढ़ा है। एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी तो चेक करो। सर पेपर पे ये तो सिर्फ एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर एक्चुअली में इंप्लीमेंटेड है या नहीं ये भी चेक करो, हाँ या ना? यस सर, डेफिनेटली हमें इन सब चीजों को चेक करना पड़ेगा। अगर ये कंट्रोल्स, जो आप कंट्रोल्स की बात कर रहे हो, ये इंप्लीमेंटेड है, ये पूरे साल के लिए कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ये इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो मैं बोलूंगा कि कंट्रोल सही है। और भैया रिस्क क्या है? कम है, क्योंकि रिस्क तो बहुत ज्यादा था, लेकिन कंपनी ने क्या किया हुआ है, रिस्क मिटाने के लिए कंट्रोल्स लगा रखे हैं, और वो कंट्रोल्स एक्चुअली में इंप्लीमेंटेड है और कंटिन्यू है। लेकिन उसके लिए तो अपने को चेकिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, तो बेटा जो ये स्टेप 1 था ना, इसको टेक्निकल भाषा में, ऑडिट की भाषा में बताओ क्या नाम बोलते हैं? कौन बताएगा? स्टेप 1 को ऑडिट में क्या नाम देते हैं? जरा टेक्निकल भाषा में कोई बताएगा मुझे? बताइए प्लीज, कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई कर सकता है। स्टेप 1 को हम ऑडिट की भाषा में क्या बोलते हैं? सर स्टेप 1 को हम ऑडिट की भाषा में बोलते हैं वॉक थ्रू। वॉक थ्रू क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसके अंदर हम एक स्टेप से आखिरी स्टेप तक जाते हैं, समझते हुए, वॉक करते हुए, इसीलिए इसका नाम क्या है? वॉक थ्रू है। इसीलिए इसका नाम क्या है? वॉक थ्रू है। वॉक थ्रू के अंदर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप सीए बन जाएंगे कि वॉक थ्रू के अंदर आप क्या चेक करते हो, तो आपने बोलना है सर हम चेक कुछ नहीं करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं प्रोसेस की, रिस्क की और कंट्रोल्स की, और साथ ही साथ कंट्रोल का डिजाइनिंग देखते हैं कि डिजाइन सही है या नहीं। डिजाइन सही लगता है देन आई विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल की टेस्टिंग कर लो। कंट्रोल की क्या कर लो? टेस्टिंग कर लो। कंट्रोल की मैं चेकिंग करता हूं और देखता हूं कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है, कंटिन्यू है, इफेक्टिव है और एफिशिएंट है। अगर ये सब सही होता है तो मैं बोल देता हूं भैया कंपनी क्या ना, कंट्रोल जो रिस्क है वो लो है। अदरवाइज मैं बोल देता हूं कंपनी के यहाँ जो रिस्क है, कौन सा रिस्क? कंट्रोल का जो रिस्क है वो हाई है। सर ये कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या हुआ? बेटा कंट्रोल रिस्क का मतलब हो गया कंट्रोल के फेल होने के कितने चांसेस हैं। अगर चेकिंग के बाद सब सही मिलता है तो मैं बोल दूंगा कंट्रोल अच्छे हैं, फेल होने के चांसेस नहीं है। कंट्रोल रिस्क मेरा बेकार है तो मैं बोल दूंगा भैया कंट्रोल रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इस एरिया में, इस परचेज के एरिया में रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आपने सबसे पहले प्रोसेस समझा, प्रोसेस के अंदर उसके रिस्क को देखा और रिस्क वाले कंट्रोल्स को देख लिया और एक डिसीजन मेकिंग कर ली कंट्रोल टेस्टिंग के बाद। ये क्या किया आपने? डिसीजन मेकिंग किया कि कंट्रोल रिस्क आपका कैसा है, आइदर लो, मीडियम या हाई। यहां तक बात समझ आई? हाँ जी सर, यहां तक बात समझ आ गई। हमने एक कंट्रोल टेस्टिंग सबसे पहले स्टेप पे वॉक थ्रू किया, दूसरे पे जो हमने समझा था उसको चेक कर लिया, जिसको हम लोग ऑडिट की भाषा में बोलते हैं टीओसी, दैट इज माय टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्टिन्यूटी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये सब सही मिलता है तो मैं बोल देता हूँ भैया हमारा कंट्रोल रिस्क कम है। कहीं पे भी कोई कंट्रोल फेल होता है तो मैं बोल देता हूँ कंट्रोल रिस्क हमारा ज़्यादा है। सर ये हो गया कंट्रोल रिस्क के बाद। सर एक बात बताइए, जब भी हम किसी कंपनी का ऑडिट करेंगे, अभी मैं एरिया से कंपनी पे चला गया हूँ, अभी मैं परचेज से कंपनी पे चला गया हूँ, तो क्या आपको कंपनी के लेवल के रिस्क भी देखने पड़ेंगे कि भैया कंपनी के रिस्क क्या है, कंपनी कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रही है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है? सर डेफिनेटली देखना पड़ेगा। इन रिस्क को हम लोग क्या बोलते थे? इन रिस्क को हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। इन रिस्क को क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क। क्या बोलते हैं जी? सही बच्चे बताएंगे। इन रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क। तो ये रिस्क भी हम लोगों को एसेस करना पड़ता है, ये रिस्क भी हम लोगों को एसेस करना पड़ता है, इनहेरेंट रिस्क, कि कंपनी का इनहेरेंट रिस्क कैसा है। अब आपके पास दो रिस्क आ गए, एक आपके पास आ गया कंपनी के ऊपर के लेवल का रिस्क, दैट इज इनहेरेंट रिस्क,
एक एरिया, एक रिस्क आपके पास आ गया, एक रिस्क आपके पास कौन सा आ गया, देखो जो आपने इनिशियल लेवल पे ही निकाल लिया होगा, इनहेरेंट रिस्क। एक रिस्क अब आपने कंक्लूड किया, कौन सा, कंट्रोल रिस्क। दो रिस्क अब आपने निकाल लिए। इन दोनों रिस्क का मतलब क्या है कि भैया ये ओवरऑल रिस्क है, ये ओवरऑल रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को मिला दो तो ये ओवरऑल रिस्क है। जैसे कि अगर मुझे परचेज का ऑडिट करना है तो मैंने परचेज के कंट्रोल्स को स्टडी कर लिया, तो एक मैंने निकाल लिया कंट्रोल रिस्क, साथ ही साथ मैंने एक दूसरा रिस्क भी स्टडी कर लिया, इनहेरेंट रिस्क। दोनों को मिला दो, ये क्या हो गया, इस कंपनी के अंदर परचेज का ओवरऑल रिस्क। इसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा, कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा, जल्दी बताओ। एब्सोल्युटली राइट, इसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके अंदर कितने कंपोनेंट हो गए बेटा, दो कंपोनेंट हो गए, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। दोनों को मिला दो तो मतलब कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। एक ऑडिटर को छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, कैसी मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फर्क पड़ता है। कितना रिस्क है इस एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है रोमम। ठीक है सर, किस मिसस्टेटमेंट को हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोलेंगे बेटा, इसके लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे एसे नंबर 320। उसमें आपको बताया जाएगा किस मिसस्टेटमेंट को मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोला जाता है। तो इसका मतलब सर मुझे अब आपकी बातों से ना एक चीज मैं कंक्लूड कर दूं। अब आप स्टूडेंट बोल रहे हो, मैंने कहा करो कंक्लूड, कि सर मुझे जब भी कोई एरिया का ऑडिट करना है ना, मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, आईआर और सीआर। मैंने कहा हाँ, आईआर तो हम कंपनी लेवल के रिस्क को स्टडी करके निकालेंगे, बिल्कुल ठीक। सीआर निकालने के लिए सर मुझे दो स्टेप लगाने पड़ जाएंगे। वो दो स्टेप क्या थे बताओ सर। एक तो मुझे सबसे पहले कंपनी का प्रोसेस समझना पड़ेगा, दैट इज वॉक थ्रू। फिर मुझे उस वॉक थ्रू के अंदर जो कंट्रोल थे उनको चेक करना पड़ेगा, दैट इज टीओसी। तो इस तरह से मैं क्या कर, सॉरी, तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, अपना वॉक थ्रू एंड टीओसी, तो इस तरह से मैं क्या करूंगा सर, कंपनी का सीआर निकाल लूंगा। यहां तक बातें समझ आई। तो सबसे पहले आप ये समझ लो हम लोग क्या निकालते हैं, वॉक थ्रू निकालते हैं। सर ये कोई ऐसे होना चाहिए ना, इसका कोई तो ऐसे होना चाहिए जो ये बोले सबसे पहले आपको रोमम निकालना है। जी हाँ, ये ऐसे नंबर 315 है, ऐसे 315 है। ऐसे 315 कहता है आपको आइडेंटिफाई करना है एंड एसेस करना है, क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बात समझ आई आपको, बिल्कुल समझ आ गई सर। आपने हमें समझा दिया कि जब भी कोई एरिया करेंगे सबसे पहले रोमम निकालेंगे। रोमम में दो चीजें आ गई, आईआर और सीआर। आईआर हम बिजनेस लेवल के रिस्क स्टडी करके निकालेंगे, सीआर निकालने के लिए मेरे को दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले वॉक थ्रू, जो आपने इतना डिटेल में समझाया है वॉक थ्रू, ये पूरा वॉक थ्रू हम समझेंगे क्लाइंट के साथ बैठकर, उसका प्रोसेस समझेंगे, रिस्क समझेंगे, कंट्रोल समझ लिए। फिर उसके बाद स्टेप 2 पे जाके कंट्रोल को चेक करेंगे। क्या चेक करोगे सर? सर हम देखेंगे कंट्रोल जैसे डिज़ाइन थे वैसे ही इम्प्लीमेंटेड है क्या, पूरे साल कंटिन्यू है क्या, इफेक्टिव एफिशिएंट है क्या, वो समझ आ गया, कंट्रोल रिस्क निकल गया। दोनों रिस्क को मिला देंगे, दोनों रिस्क को मिलाकर बोलने क्या बोला जाता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर बात समझ आ गई। सर अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर लें। मैंने कहा कर लो। सर अब मेरे पास रिस्क आ गया, अब बेटा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा बताओ। हर स्टूडेंट मुझे बताएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन दोनों को मिलाने के बाद। सर या तो ये लो होगा, या मीडियम होगा, या हाई होगा। हाँ या ना? हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है ना। कंपनी का इनहेरेंट रिस्क कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, लो है। लेकिन जब मैंने कंट्रोल रिस्क निकाला तो कंट्रोल फेल थे परचेज में, तो मैंने क्या किया, हाई कर दिया। अब मेरे को दोनों को मिक्स करना है, एवरेज करना है मान लीजिए, तो मैं इस एरिया का रिस्क क्या ले लेता हूँ, परचेज का मीडियम ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप रोमम निकालते। अब आपने रोमम निकाल दिया, लेट से मीडियम परचेज का। सर अब क्या करें, रोमम आ गया मीडियम, अब क्या करें सर? अब आपने हमें बताया था कि परचेज का जो नंबर है वो नंबर कहाँ गया, ये रहा।
परचेज के अंदर जो अमाउंट है वो 7,450 है, 124,620 है इसका ट्रांजेक्शन। कंट्रोल रिस्क लो है, कंट्रोल रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, हमने हाई लिया है ना, अब लो ले लो समझने के लिए। यहां पे आप दोनों लो ले लो समझने के लिए सिर्फ। तो हमारा परचेज का जो रोमम हो गया ना सर, ओवरऑल जो परचेज का रोमम है वो लो आ गया, मतलब रिस्क कम है। अब आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे, जब रिस्क आपका कम होता है तो व्हाट यू थिंक, आपको चेकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? बताओ। जब आपका रिस्क कम है तो आप चेकिंग ज़्यादा करोगे कम करोगे? रिस्क इज लो, बताओ चेकिंग ज़्यादा होगी कम होगी? लेस होगी जी, कम चेकिंग होगी सर, बिल्कुल सही बेटा, आपका लेस चेकिंग होगा। सर क्या सिर्फ रोमम के बेस पे हम अपना ऑडिट स्टार्ट कर दें? नहीं जी, हमारा एक ऐसे 320 कहता है कि आपको ना साथ साथ मटेरियलिटी भी निकालनी पड़ेगी। रिस्क और मटेरियलिटी के बेस पे आप डिसाइड करोगे आपको कितना चेकिंग करना है, आपको कितना चेकिंग करना है। अब क्या करूं सर, मैंने मान लो ऐसे 320 में मटेरियलिटी भी निकाल दी। मटेरियलिटी एक नंबर होता है बेटा, लेट से 50 लाख, ठीक है, मटेरियलिटी एक नंबर होता है लेट से 50 लाख। अब क्या करूं सर, अब मेरे पास आपने दोनों चीज़ें बता दी, परचेज का ऑडिट करना है, आपने मुझे रोमम भी बता दिया, रोमम कैसा बताया मैंने आपको, लो, और आपने मुझे मटेरियलिटी भी बता दी, कितनी सर, 50 लाख। अब क्या करूं सर, 1,41,000 ट्रांजेक्शन है, जितनी भी 1,26,000 वॉट एवर इज दी ट्रांजेक्शन, और करोड़ों में नंबर है। अब मैं क्या करूं, कौन मुझे बताएगा? नाउ व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? भाई देखो, पहला स्टेप था, उस स्टेप के अंदर मल्टीपल स्टेप थे, अब हमारा दूसरा स्टेप आ गया, हमने रोमम निकाल लिया, हमने मटेरियलिटी निकाल ली, ये हमारा समझ लो स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 पे क्या करें बताओ? ये ऐसे 315, ये ऐसे 320, ऐसे 330 कहता है। अब उन पे ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, लेकिन कैसे लगाएं? आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा सर अब सैंपलिंग कर लो, आपने बिल्कुल सही कहा बेटा जी, अब आप सैंपलिंग कर लो। लेकिन ये सैंपलिंग कैसे करें, कैसे करें सैंपलिंग? आप एक ऐसे 530 पढ़ते हो, ऐसे 530 आपको बताता है सैंपलिंग कैसे करनी है। बिल्कुल सही, सक्षम, आपका जवाब बहुत बढ़िया बेटा, आपने 530 कोट करते हुए अपना जवाब लिखा है। लेकिन सर कैसे करें ये सैंपलिंग, ये भी तो अब एक बड़ा सवाल है ना बेटा जी। सुनिएगा, सिंस लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होती है बेटा, मैनुअली सैंपलिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑडिट के टूल्स यूज़ करते हैं, ऑडिट के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। केपीएमजी के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, केपीएमजी के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको क्या बोलते हैं, आइडिया, जिसको क्या बोलते हैं, आइडिया, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। जनरल नाम लेना है तो कैट भी आप बोल सकते हो, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। कैट अलग अलग तरह के टूल होते हैं, हम एक टूल यूज़ करते हैं सैम्पलिंग करने के लिए। मैं केपीएमजी की बात करता हूँ, केपीएमजी में एक सॉफ्टवेयर होता है आइडिया, उस सॉफ्टवेयर को यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर है बेटा, ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर है। अब आप मुझे बताओ, हमारा नंबर क्या था परचेज का, बताओ जरा, नंबर इन रुपीज़ और इन ट्रांजेक्शन्स बताओ जरा, और रोमम बता दो और मटेरियलिटी, ये चीज़ें बताओ क्या थी। रोमम तो हमारा लो था, मटेरियलिटी 50 लाख रुपए थी। किसी बच्चे को याद है कि नंबर और ट्रांजेक्शन कितनी थी? सर 7450 करोड़, और ये 1,24,620, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई। अब बताओ सर क्या करें, आपने नंबर दे दिया हमको, ट्रांजैक्शन दे दी, रोमम दे दिया, मटेरियलिटी दे दी, सॉफ्टवेयर आ गया हमारे पास एक आइडिया, अब क्या करें ये बताओ सर।
देखो जी, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, इन ट्रांजेक्शन को ना इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते हैं, क्योंकि इसी ट्रांजेक्शन में तो हमें सैंपल निकालना है। आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये ट्रांजेक्शन 1,24,620 इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दें, या अपलोड करने से पहले हमें कुछ देखना चाहिए? बताओ। बिफोर अपलोडिंग टू सॉफ्टवेयर, क्या हमें कुछ चेक करना चाहिए? बताइएगा। यस, ऑडिटर शुड verify or conduct IPE टेस्टिंग। आपको क्या करना चाहिए? IPE टेस्टिंग करनी चाहिए। सर ये IPE टेस्टिंग की फुल फॉर्म क्या है? IP टेस्टिंग की फुल फॉर्म बेटा इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी, कि कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है, क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है, कंप्लीट है, एक्यूरेट है? क्या ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है, रेलेवेंट है? ये सारी चीजें चेक कर लो पहले। क्यों? कल को मान लो आपने कुछ भी चेक नहीं किया, आपने आईपी टेस्टिंग नहीं की, आपने इस डेटा को सॉफ्टवेयर को दे दिया, आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी सॉफ्टवेयर को, सारे इनपुट दे दिए, सॉफ्टवेयर ने आपको सैंपल निकाल के दे दिए। बाद में क्लाइंट आपके पास आता है कि नसीम साहब, परमजीत साहब, या सक्षम साहब जी, अमरप्रीत जी, कमल सैनी जी, नैना झा, शुभम सिंह, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी, गाइडेंस फॉर सीए प्रिपरेशन व्हाटएवर, धानुमिता, वैशाली, आपके पास क्लाइंट आता है, कहता है मैडम एक गलती हो गई। आप कहते हो क्या गलती हो गई? और मैं ये एजम्पशन ले रहा हूं आप सैंपल निकाल चुके हो, चेकिंग भी कर चुके हो। कहते हैं मैडम गलती सिर्फ इतनी सी हो गई, 10,000 ट्रांजेक्शन हमारी एक सब्सिडरी कंपनी की भी थी, आप कंसोलिडेशन का देख रहे हो, वो मैंने मर्ज करनी रह गई मेरी, वो मेरा मर्ज होना रह गया। अब आप बताओ आप क्या करोगे? आपके मुंह से गाली निकलेगी, बहुत तेज निकलेगी या नहीं निकलेगी? भाई गलती आपकी है, गलती आपकी है, आपने क्यों कंप्लीटनेस चेक नहीं किया? ये जो लेजर था, जो लेजर आपने रिसीव किया है, इस लेजर को आपने फाइनेंशियल से क्यों नहीं मैच किया? इस लेजर को आपने फाइनेंशियल से क्यों नहीं मैच किया? तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को हम डेटा देने से पहले हम आईपीई टेस्टिंग करते हैं, ताकि बाद में कोई कांड ना हो। अब सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहली चीज क्या आएगी? डेटा आएगा, जिसको हम लोग लेजर भी बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं, डंप भी बोल सकते हैं, रियल लाइफ में जिस नाम से आप जानना चाहो, ठीक है? डेटा आ गया। दूसरा सॉफ्टवेयर कहेगा जी आपने परचेज का डेटा तो दे दिया मुझे, लेकिन मुझे परचेज का रिस्क भी तो बताओ कि इस परचेज के एरिया में रिस्क कितना है। आप कहोगे बिल्कुल बताएंगे। आपने उनको रिस्क बताया रोमम, आपने रोमम बताया लो, कि भैया इस एरिया का जो रिस्क है वो लो है। एक मिनट बेटा होल्ड पे रहना आप लोग। हाँ जी आ जाओ। तो सबसे पहले आपने डेटा दिया, डेटा के बाद आपने रोमम दे दिया। अब आपसे सॉफ्टवेयर कहेगा भैया रोमम भी ठीक है, रिस्क भी ठीक है, इस एरिया का आपने दे दिया, अब मुझे इस एरिया की मटेरियलिटी भी बता दो, इस एरिया की मटेरियलिटी भी बता दो। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इस एरिया की मटेरियलिटी बता दो? हम तो जहाँ क्लाइंट पे ऑडिट करते हैं वहाँ तो हम क्लाइंट की मटेरियलिटी निकालते हैं। क्या क्लाइंट की मटेरियलिटी और एरिया की मटेरियलिटी अलग अलग हो सकती है? कपिल सर आप ऐसा बोल रहे हो, रेवेन्यू की मटेरियलिटी डिफरेंट हो सकती है और परचेज की मटेरियलिटी डिफरेंट हो सकती है। सर हमने तो रियल लाइफ में ऐसा देखा ही नहीं हमारे क्लाइंट्स पे। यस, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। अब आप नहीं अप्लाई करते हो सारे कंसेप्ट अपने रियल लाइफ में, दैट इज
योर मिस्टेक, योर प्रिंसिपल मिस्टेक, बट बिग फोर में आप जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको मटेरियलिटी अलग अलग मिल सकती है। कैसे कैलकुलेट होगी कल समझेंगे हम, कल के लेक्चर में। सर ठीक है, आपने मटेरियलिटी दे दी। सॉफ्टवेयर आपसे एक और चीज़ पूछता है, वो कहता है कपिल जी मैंने जो सैंपल निकालने हैं मैं तो अपने रूल्स एंड फंक्शन के हिसाब से सैंपल निकाल दूंगा, क्या आपका भी कोई दिल है, क्या आपकी भी कोई इच्छा है क्या कि आप इतनी तो मिनिमम टेस्टिंग करना चाहते हो? भाई कई बार होता है ना, आप बोलते हो भाई मैं चेकिंग तो करूंगा लेकिन ना परचेज की चेकिंग डिटेल में करूंगा। मतलब सॉफ्टवेयर आपको सैंपल देना चाहता है 100, आप कहते हो नहीं यार मिनिमम 200 तो चेक करूंगा। तो आपकी एक इच्छा है, ये आपकी इच्छा है ऑडिटर की कि भाई मिनिमम सैंपल ना मैं 300 तो चेक करूंगा। 300 आपने सिस्टम में डाल दिया, यहां तक बात समझ आई? 300 आपने सिस्टम में डाल दिया। आपने कहा जी हाँ जी समझ आ गई। अब क्या करोगे आप? आपने देखो आईपी टेस्टिंग कर ली, पीछे रोमम निकाल लिया था, रोमम दे दिया, पीछे मटेरियलिटी निकालनी थी, मटेरियलिटी दे दी, आपने साथ ही साथ मिनिमम सैंपल भी दे दिया। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा? अब आप क्या करोगे देखो, अब आप ओके बटन प्रेस करोगे। ओके बटन आपने प्रेस किया, सिस्टम क्या करेगा बताओ जी? सिस्टम क्या करेगा समझाओ मुझे, सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे अब क्या होगा। सर जैसे ही मैंने ओके बटन प्रेस किया ना, जैसे ही मैंने ओके बटन प्रेस किया, सिस्टम सैंपलिंग के, सिस्टम क्या करेगा? सैंपलिंग के सारे रूल्स अप्लाई करेगा। सर ये रूल्स क्या है? ऐसे 530 में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? 530 के सारे रूल्स अप्लाई करेगा। जैसे कि आपका मटेरियलिटी का रूल, एग्जांपल दे देता हूँ चलो, जो आपने मटेरियलिटी प्रोवाइड किया उसका रूल, जो आपने रिस्क दिया है वो अप्लाई करेगा, जो एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपने सुना होगा वो अप्लाई करेगा, एक इंटरवल सैम्पलिंग का कंसेप्ट होता है वो अप्लाई करेगा, और भी बहुत सारे फंक्शन ये सॉफ्टवेयर अप्लाई करेगा। और प्रोसेस करके एक लिस्ट जनरेट कर देगा, एक लिस्ट जनरेट करेगा लेट से 400 सैंपल्स की। अब आप मुझे बताना सभी स्टूडेंट, क्या वो लिस्ट 300 से नीचे की हो सकती है? क्या वो सॉफ्टवेयर जो लिस्ट निकाल के देगा आपको, एक एक्सेल शीट में होती है लिस्ट, ये एक्सेल में निकाल के देता है वो, क्या वो लिस्ट 300 से नीचे की हो सकती है? नहीं होगी सर, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रखी है भाई मिनिमम तो 300 निकाल दियो, ज्यादा चाहे तो कितना भी निकाल। ठीक है जी, लिस्ट निकल गई 400 सैंपल की। सर अब मेरे पास 400 सैंपल आ गए, अब क्या करूं? आपने ठीक है सब बता दिया कि भैया डेटा है, हमने सॉफ्टवेयर को दिया, आईपी टेस्टिंग कर ली, सॉफ्टवेयर ने मेरे को 400 सैंपल निकाल दिए। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? ये स्टेप नंबर कौन सा हो गया? स्टेप नंबर 3। बेटा ये सारे स्टेप अच्छे से देख लेना, मैं पूरा ऑडिट समझा रहा हूं आपको। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 पे हमने सैंपल निकाले थे, मैं मार्क कर देता हूं, ये रहा। स्टेप नंबर 2 पे हमने सैंपल निकाले थे। स्टेप 3 में अब सैंपल निकल चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 पे हमने क्या किया था? रिस्क और रोमम निकाला था। ये पूरा स्टेप 1 था, समझ लो, ये ऊपर का पूरा स्टेप 1 था। ये रहा रिस्क और मटेरियलिटी निकालना स्टेप 1 हो गया, सैंपलिंग करना स्टेप 2 हो गया, सैंपल निकल चुके, अब हमारा स्टेप नंबर 3 आएगा। अब बताओ क्या होगा? सर अब इन सैंपल की हम चेकिंग करेंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर नाउ एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, इसको थोड़ा फ्रेम कर लेते हैं। स्टेप 3, नाउ ऑडिटर will test the samples। क्या टेस्ट करता है? In these samples he will verify the assertions। देखो आपके मन में ना
एक सवाल रहेगा। क्या सवाल होगा वो कि भाई सैंपल निकल गया, अब इसमें क्या चेकिंग करूं मैं, ये सैंपल तो मेरे पास आ गया, अब इसमें चेक क्या करना है। क्या चेक करते हैं बेटा जी, हम अजर्शंस चेक करते हैं। सर अजर्शंस क्या होती हैं, अभी मैं बताऊंगा होती क्या है, मैं अभी बस सिर्फ लिख रहा हूँ। अजर्शंस क्या होती है आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप इसको समझिए। अजर्शंस कौन कौन सी होती है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सीवोप, CEAVOP। आप अपने इंटरव्यू में भी सीवोप वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बिग फोर के अंदर यूज होता है। CEAVOP, सीवोप। यहाँ पे C का मतलब कंप्लीटनेस है, E का मतलब एग्जिस्टेंस है, A का मतलब एक्यूरेसी है, O में आपका V का मतलब वैल्यूएशन है, O के साथ आप R भी लगाइएगा, राइट एंड ऑब्लिगेशन, और P के साथ आप प्रेजेंटेशन आप बोल सकते हैं कि साथ ही साथ मुझे प्रेजेंटेशन भी देखना है। तो इसका मतलब ये जितनी भी अजर्शंस है ना सर, ये सारी 100% अजर्शंस नहीं है। मैं धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ अजर्शंस आपको और बताऊंगा कि ये ऐसी अजर्शन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगती है, ये ऐसी अजर्शन है जो आपके ट्रांजेक्शन लेवल पे लगती है। तो जनरली मैंने कहा कि भैया अब सैंपल निकल गए, स्टेप 3 पे उन सैंपल को टेस्ट कर लो। बेटा इस टेस्टिंग को ऑडिट की भाषा में पता है क्या बोला जाता है? इस टेस्टिंग को ऑडिट की भाषा में कोई बताएगा मुझे क्या बोला जाता है? सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, बताओ सर। इसको सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोला जाता है, जिसके अंदर दो तरीके से हम काम कर सकते हैं, एक TOD, एक एनालिटिकल प्रोसीजर। दोनों की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल, दूसरा होता है AP, एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव टेस्टिंग, बिल्कुल सही। इस टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर हम सैंपल की चेकिंग करते हैं, सैंपल चेकिंग। तो बेसिकली जो हम सैंपल निकाले हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ना टेस्ट कर लो, तो इस टेस्टिंग को आप दूसरे नाम से ही बोल सकते हो, क्या सर? TOD कर लो, टेस्ट ऑफ डिटेल कर लो। आप क्या बोल सकते हो सर? TOD कर लो, टेस्ट ऑफ। सर एनालिटिकल प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, नहीं बेटा, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब सैंपल चेक करना नहीं होता। जब आप सैंपल चेक कर रहे हो तो आप अपनी अपने लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो वी आर डूइंग TOD, टेस्ट ऑफ डिटेल। उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर अजर्शंस चेक करनी है। सर अब बता दो ये अजर्शंस होती क्या है, सुनिएगा। हाँ जी, हेलो। ये अजर्शंस क्या होती है सुनिएगा बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाती है, वो ही अप्रूव करती है। उसका मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब ये होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव किए जाते हैं तो मैनेजमेंट बेसिकली बोल रही है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट है, इसके अंदर कुछ भी पेंडिंग नहीं है। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी एसेट्स वगैरह आ रही हैं वो सारी एग्जिस्ट करती हैं, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट है। जो भी इसके अंदर आ रहा है उस पर हमारा राइट है, जो भी लाइबिलिटी इसके अंदर आ रही है उस पर हमारा ऑब्लिगेशन है। और ये जो फाइनेंशियल हमने बनाए हैं, ये जो भी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जो भी इंड AS की रिक्वायरमेंट है, जो भी AS की रिक्वायरमेंट है, उसके जो भी शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है, हमने उसके हिसाब से इनको प्रेजेंट किया है। मैनेजमेंट इन चीज़ों पर आपको असर्ट कर रही है, मैनेजमेंट इन चीज़ों पर आपको एक तरह से साइन करके असर्ट कर रही है। ऑडिटर को क्या करना है, इन्हीं अजर्शन को, इन्हीं मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशंस को, दोबारा बोल रहा हूँ, इन्हीं मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन को चेक करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है क्या ये अजर्शंस सही है या नहीं है। अगर आपको याद हो ना तो इंटर के अंदर एक चैप्टर आता था ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस चैप्टर का पहला ही कंसेप्ट आपका होता था अजर्शंस, जहां पे लिखा जाता है अजर्शंस आर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट। हाँ, उसके अंदर बहुत सारा डिटेल कंसेप्ट है कि वो एक अगर कोई चीज़ मान लो कोई फिक्स एसेट्स नहीं है तो वो एक नेगेटिव इम्प्लाइड अजर्शन भी हो सकता है, एक्सप्रेस अजर्शन भी हो सकता है। उतना डिटेल में अभी आप मत घुसो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बस अभी आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा अजर्शंस का मतलब क्या है। रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मैनेजमेंट
उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया है वो सब सही है या नहीं है, और फाइनली हम हमारे साइन कर देते हैं। और अजर्शंस कौन सी है? अजर्शंस है सीवोप। अब आपका यहाँ पे जजमेंट टेस्ट करने वाला हूं, तो आपका एक टेस्ट है। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस टेस्ट। सर हम सब तैयार हैं, आप टेस्ट लो। आप पहले कमेंट करके बताओ, आर यू रेडी फॉर दिस टेस्ट जो मैं आपका लेने वाला हूं। अभी आपका टेस्ट है, बताओ क्या तैयार हो इस टेस्ट के लिए? क्या ऐसे ही नहीं खींच सकते क्या लाइन? सीधी अपने आप नहीं हो जाएगी? नहीं, जल्दी बताओ, क्या आप तैयार हो टेस्ट देने के लिए? यस सर, वी आर रेडी फॉर दिस। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? लो जी, हमारी अजर्शंस कौन कौन सी है एक बार बोलना। अभी के लिए मैं बेसिक ले रहा हूं, सीवो। ओ के साथ आर तो आएगा ही आएगा। राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंटेशन। यहां पे हम लोग सैंपल की टेस्टिंग कर रहे हैं, जो अभी हमने ऊपर किया है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ सर? आप टीओडी बोल सकते हो उसको, शॉर्ट फॉर्म में टेस्टिंग, टीओडी। आप मुझे बताओ बेटा, जब हम परचेज का टीओडी कर रहे हैं, इधर लिखना था ये, तो क्या परचेज टीओडी से कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगा? जल्दी से ये बता दो, आपने मुझे बताना, ये आपका टेस्ट है। अब क्या परचेज के टीओडी से आपका उस एरिया का, परचेज का कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगा? कि भाई ऑडिटर बोलता है मैंने परचेज की सैंपल टेस्टिंग कर ली और मैं अब आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि इसका कंप्लीटनेस वेरीफाई हो गया, अब अपने को कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी, क्या उसका कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाएगा? यहाँ पे आप देखो, एक सैम्पलिंग की मेथोडोलॉजी को समझो। सैम्पलिंग ऐसे 530, जब हम सैम्पलिंग करते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी फंक्शन बोलता है कि हमें सैम्पलिंग इस तरह से करनी है कि जो सैंपल हम निकालें ना, वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ताकि आप एंटायर पॉपुलेशन पे डिसीजन मेकिंग कर सको। लाखों ट्रांजेक्शन में से थोड़ी सी ट्रांजेक्शन आपने चेक करनी है, लेकिन डिसीजन आपने लाखों के ले लेना है। तो देखो, आप सब बच्चे कह रहे हो यस। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब अगर मैं यस बोलता हूँ, यस बोलता हूँ, तो आपका ये हो गया, कहने का आपका पर्पज ये हो गया कि सर जो ट्रांजेक्शन मेरे को दिख रही है ना, वो तो कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि मैंने सैंपल निकाला है और सैंपल मेरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था, तो जो ट्रांजेक्शन बुक्ड है वो तो मेरी सही है, कंप्लीट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे एक, अगर कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल में भी नहीं आ रही और डेटा में भी नहीं आ रही, तो आपने अगर आईपी टेस्टिंग की होगी ना कि डेटा मैच हो रहा है क्या, लेजर और फाइनेंशियल मैच हो रहे हैं क्या, वो मैच मिलेगा। बट कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, कैसे वेरीफाई करोगे? कैसे कंप्लीटनेस इंश्योर करोगे? बताओ। कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, कैसे इंश्योर करोगे? बता दो। फंस गए आप। आपको पता नहीं समझ आया नहीं समझ आया, बट आप फंस चुके हो। सर ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन कैसे होगी? कोई एग्जांपल दो। मान लो आप अमेजोन से सामान खरीदते हो। हाँ सर, डेली बेसिस पे खरीदते हैं, अपने लिए नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए खरीदते हैं। 30 मार्च को आपने कोई सामान खरीदा अमेजोन से, और वो सामान आपके घर पे आता है 3 अप्रैल को। जिस कंपनी से आपने सामान खरीदा है उसकी पॉलिसी है, मैं सेल को बुक करूंगी जिस दिन डिस्पैच हो जाएगा। मतलब 30 मार्च को, 30 मार्च को उसने सामान डिस्पैच कर दिया, लेकिन उसकी बुक्स में उसने रिकॉर्ड किया है 3 अप्रैल को। क्या वो जो सेल हुई है,
क्या वो 30 मार्च 31 मार्च वाले फाइनेंशियल में आनी चाहिए थी? आंसर इज यस, बट रिस्क है ना, वो नहीं आई। अब इस वाली ट्रांजेक्शन को आप कैसे पकड़ोगे? टीओडी से तो नहीं मिलेगी है। तो इसका मतलब यस, आप यस बोल सकते हो, बट मैं यस बोलूंगा 80%। सर इसका मतलब तो टीओडी ने मेरी अजर्शन ही सेटिस्फाई नहीं की कुछ हद तक की। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि हमें यहां पे कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे। अदर क्या है ये? पेन क्यों नहीं चल रहा? अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे। वो अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या होते हैं सुनिएगा। पहले आप कर सकते हो कट ऑफ टेस्टिंग। एक ऑडिट प्रोसीजर हो गया क्या? कट ऑफ टेस्टिंग। दूसरा सब्सीक्वेंट टेस्टिंग। सर ये क्या होते हैं वो मैं बाद में बता दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि अब एक प्रोसीजर बताने लगूंगा आधा घंटा लग जाएगा। सब्सीक्वेंट टेस्टिंग। तीसरा आप क्या कर सकते हो कट ऑफ हो गया, सब्सीक्वेंट टेस्टिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस रिकंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि वो एरिया कंप्लीट है या नहीं। कट ऑफ टेस्टिंग के अंदर बेसिकली मैं यही देखता हूँ कि जो साल के आखिरी की ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी सही से रिकॉर्ड हुई है क्या, और अगले सालों की भी कुछ ट्रांजैक्शन चेक करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अगले सालों में जो ट्रांजैक्शन है वो पिछले साल में आनी हो। कैसे करते हैं वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम कंप्लीटनेस के लिए टीओडी भी करते हैं और कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर भी लगाते हैं। अब आता है एग्जिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ क्या सैंपल से आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई करोगे क्या? जल्दी बताओ, क्या सैंपलिंग से आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर सकते हो क्या? क्या सैंपलिंग से आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर सकते हो क्या? आई रियली वॉन्ट टू सी द आंसर, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी। क्या सैंपल को चेक करने से, क्या टीओडी को चेक करने से आप एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर सकते हो क्या? जल्दी, क्विकली। कुछ बच्चे कहेंगे यस, कुछ कहेंगे नो। सक्षम नो, पार्थ नो, कौशिक नो, आंसर इज नो। अब कुछ बच्चे जो यस वाले होंगे ना वो सोच रहे होंगे क्यों सर? अरे भैया एग्जिस्टेंस का मतलब होता है क्या वो एसेट, क्या वो डेटर एग्जिस्ट करता है क्या? तो एग्जिस्ट कागज से थोड़ी ना पता चलेगा, उसके लिए तो आपको उस सामान को देखना पड़ेगा ना। या सामने वाला डेटर बोले हाँ 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 मुझे पैसे देने हैं, तो आपको एग्जिस्टेंस दिखेगा। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस टीओडी से नहीं पता चलेगा, उसके लिए अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। और वो अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये कैश का, ठीक है, इन्वेंट्री का, पीपीएनई का, या फिर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन भी किसी से भी हो सकती है, बैंक से, डेटर से, क्रेडिटर से, बहुत सारे लोगों से आप कंफर्मेशन ले सकते हो। तो आपने देखा यार, जो मैंने इतनी मेहनत करके सैंपल निकाले थे ना, उस सैंपल से तो मेरा एग्जिस्टेंस वेरीफाई नहीं हुआ। फिर आप बोलोगे एक्यूरेसी, मैं कहता हूँ एक्यूरेसी पे चलो आप कंफर्ट ले लोगे, प्लस माइनस तो सही होते हैं। वैल्यूएशन, सोचकर बताइए क्या वैल्यूएशन पे कंफर्ट मिलेगा क्या? टीओडी से क्या वैल्यूएशन पे कंफर्ट मिलेगा क्या? आप इन्वेंट्री का, परचेज का ऑडिट कर रहे हो, क्या वैल्यूएशन पे कंफर्ट मिलेगा क्या? जरा बताओ। आंसर इज नो। सर परचेज रिकॉर्ड सही प्राइस पे हुआ है नहीं हुआ वो तो मुझे पता चल जाएगा, वैल्यूएशन पे कंफर्ट नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि सर इसमें तो मुझे ईयर एंड की इन्वेंट्री लेनी है। हाँ, जब मैं परचेज चेक करूंगा तो मैं ये जरूर देख लूंगा कि परचेज प्राइस सही से रिकॉर्ड हुआ है क्या, रिकॉर्डेड अमाउंट सही था क्या। ईयर एंड का डेटा लेना पड़ेगा। अब ये डेटा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये इन्वेंट्री भी हो सकती है, ये आपका पीपीएनई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने ईयर एंड डेटा लिखा, वो लेना पड़ेगा। और उस पर रेलेवेंट एएस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मैं वैल्यू करूंगा, जैसे AS2 या AS10। वो क्या बोलते हैं आपका कॉस्ट वर्सेस नेट रिलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो उसकी पूरी एक डिटेल हम वर्क पेपर बनाते हैं, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन होगा, तो आपके सैंपल चेकिंग से नहीं होगा। सर राइट एंड ऑब्लिगेशन पता चलेगा क्या टीओडी से? आप कहोगे जी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इनवॉइस पे कंपनी का नाम आ रहा होगा और कंपनी का नाम है तो मतलब उसका राइट है। अगर मैंने कोई परचेज किया है, तो अगर मैंने जिससे परचेज किया है मेरे नाम पे बिल है, तो मतलब मेरे को पैसे देने हैं। प्रेजेंटेशन पता चलेगा क्या वाउचर्स को देखने से? आंसर इज नो, नहीं पता चलेगा। सर ये क्यों नहीं पता चलेगा प्रेजेंटेशन? बाबू प्रेजेंटेशन मतलब फाइनेंशियल्स में वो चीज़ें सही से आ रही हैं क्या, तो उसके लिए तो आपको फाइनेंशियल्स को देखना पड़ेगा ना।
फाइनेंशियल्स के नोट्स को देखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन को देखना पड़ेगा, वो वर्किंग आपको चेक करनी पड़ेगी। तो टीओडी से कैसे पता चलेगा? तो अब हम एक कंक्लूजन करते हैं यहाँ पे कि जो हमने ऊपर सैंपल निकाले थे ना, उससे मेरी कुछ अजर्शन पे तो मुझे कंफर्ट मिल रहा है। जैसे कि कुछ हद तक आप सी पे बोल सकते हो, ए पे बोल सकते हो और आर पे बोल सकते हो, आर और ओ पे। लेकिन बैलेंस अजर्शन के लिए या उन पे भी मेरे को एक्स्ट्रा कंफर्ट लेने के लिए अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं। अब आप कंक्लूड क्या कर रहे हो? टू वेरीफाई all the assertions, auditor will apply TOD along with other audit procedure. Once all the assertions are satisfied, कब होगी satisfied? That is when auditor obtain sufficient and appropriate audit evidences, he can move to other audit area. सर आपका जब सारी एजर्शन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तब आप बोल दोगे कि भैया मेरे परचेज का ऑडिट खत्म हो गया है, अब मैं एक काम करता हूँ, पीपीएनई पे शिफ्ट करता हूँ, या मैं डेटर पे शिफ्ट करता हूँ, या क्रेडिटर पे शिफ्ट करता हूँ। तो ये आपको समझ आया है, नहीं समझ आया, डिटेल में पूछ लो मुझसे, और मुझसे जो क्वेरीज पूछना चाहो पूछ लो। तो एक बार मैं पूरा ओवरव्यू करवा देता हूँ आपको, देख लीजिए स्टार्टिंग से। सर आपने स्टार्टिंग की आज की क्लास, आपने कहा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे, आपने कुछ पहले बेसिक बता दिया, क्लाइंट एक्सेप्टेंस वगैरह की बातें कर ली, जो कि हम ऐसे 220 में डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपने कहा कि भैया हमें कोई भी एक एरिया उठा लेते हैं, परचेज, जिसका अमाउंट हमने लिया 7,450 करोड़, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स थी 1,24,000। आपने कहा ऑडिट करना है, कैसे करें? कुछ बच्चों ने कहा सर एसओपी पढ़ लेते हैं, सैम्पलिंग करनी है। लेकिन हाँ, हमने कंक्लूड ये किया कि सबसे पहले हम प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस में रिस्क को समझते हैं, कंट्रोल को समझते हैं। तो पूरा प्रोसेस हमने स्टेप 1 बेसिकली वॉक थ्रू होता है, वॉक थ्रू के अंदर हमने पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड किया, रिस्क अंडरस्टैंड किए, कंट्रोल्स अंडरस्टैंड किए। हमने जैसे ही कंट्रोल को अंडरस्टैंडिंग ली, साथ ही साथ हमने देखा क्या कंट्रोल का डिजाइनिंग ठीक है क्या, कंट्रोल का डिजाइनिंग ठीक था। तो हम एक अगले स्टेप पे गए जहाँ पे हमने वो सारे कंट्रोल्स को चेक किया। यहाँ पे सारे कंट्रोल नहीं बोलना चाहिए, रेलेवेंट कंट्रोल को हमने चेक किया। रेलेवेंट कंट्रोल को चेक करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे कंट्रोल्स का रिस्क जो है वो मीडियम है, लो है या हाई है। इसी के साथ साथ हमने एक इनहेरेंट रिस्क को स्टडी किया। इनहेरेंट रिस्क को स्टडी करने के बाद हमने दोनों रिस्क को मर्ज किया, जिसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ऐसे 315। साथ ही साथ हमने ऐसे 320 का मटेरियलिटी निकाल लिया, जो कि एक नंबर था 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे मेरे पास रोमम निकल कर आ गया कि भैया रोमम हमारा लो है, मटेरियलिटी 50 लाख है। फिर हमने कहा भैया अब सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के लिए मैंने कहा दिस इज़ ए ह्यूज डेटा, ठीक है, तो हम हो सकता है मैनुअली ना कर पाए, तो हमने कहा हम यूज़ करेंगे एक कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। तो जहाँ पे सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर लिया, सॉफ्टवेयर को मैं डेटा दे रहा था, लेकिन मैंने अपना हाथ रोक लिया। क्यों? क्योंकि हम पहले करेंगे आईपी टेस्टिंग, जिसके अंदर मैं देखता हूँ जो डेटा मेरे पास है वो रेलेवेंट है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है। ये सारी एजर्शंस चेक कर लेता हूँ आईपी की, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर को रिस्क देता हूँ, मटेरियलिटी देता हूँ, अगर कोई मिनिमम सैंपल साइज़ वगैरह है तो वो भी मैं दे देता हूँ, और वहाँ पे सैंपल निकल कर आ जाते हैं। सैंपल जब निकल कर मेरे पास आ गए, तो हम क्या करते हैं, उस लिस्ट पे जितने भी सैंपल हैं हम अजर्शंस की चेकिंग करते हैं। अजर्शंस मैं मोटा मोटा भी बोल रहा हूँ, सिवोप की हम चेकिंग करते हैं। अजर्शंस मतलब रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट। आपने सैंपल की चेकिंग की, आपने अजर्शंस की चेकिंग की, फिर आपने देखा कि यार सैंपल चेकिंग से सारी अजर्शंस पे कंफर्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब वी हैव टू अप्लाई टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल सैंपल चेकिंग, एज वेल एज अदर ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर भी मैंने लगाए, सैम्पलिंग भी मैंने की, और मैंने सारी एजर्शंस पे कंफर्ट ले लिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ले लिए, तो मैं बोल दूंगा भैया मेरा परचेज का एरिया खत्म हो गया। सर इतना बड़ा प्रोसीजर होता है किसी भी एरिया को करने का, क्या हर प्रोसेस, हर एरिया पे मैं ये प्रोसेस लगाऊंगा? आंसर कैन बी नो, आंसर कैन बी नो। नोट, बताओ क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? ऑडिटर कैन अप्लाई
analytical procedure to get sufficient and appropriate audit evidence. ठीक है, आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए. एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. एग्जाम्पल, रेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनकम, पेरोल, डेप, ठीक है, या फिर और फॉर हाई रिस्की एरिया ऑडिटर कैन डिसाइड टू अप्लाई TOD plus analytical procedure. ये उसका जजमेंट है, कोई रूल नहीं है कि कब हम दोनों अप्लाई करेंगे, कब एक अप्लाई करेंगे. ये उसका जजमेंट है. भाई हाई रिस्क है, मैं TOD भी करूंगा, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगाऊंगा. अब हम करते हैं ऐसे 315 के नाम का डिस्कशन. ऐसे 315 ऐसे 315 बोलता है आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ, मैं भी आपको बुक में भी दिखा दूंगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट. आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स environment, including internal control. Why SA 315 saying this? Why SA 315 is saying to identify and assess the risk of material misstatement, that is IR into CR. Why SA 315 is saying identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment, including internal control. Why? Because to decide फैन काम नहीं कर रहा यार, बैटरी चेंज करनी होगी शायद. To decide NTE of substantive audit procedure. पेन ही काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड दीजिए प्लीज. लो जी, ये हमने क्यों किया पूरा काम? क्योंकि ये ऐसे 315 बोलता है. ऐसे 315 का नाम क्या है? कि भैया आप आइडेंटिफाई करो, लेकिन आइडेंटिफाई करना काफी नहीं है, उसे एसेस भी करो. किस चीज को? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो ये क्या था बेटा? IR और CR. कैसे करें? थ्रू अंडरस्टैंडिंग लो. अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी किसकी? एंटिटी की और उसके एनवायरमेंट की. तो बेटा इन दोनों चीजों से क्या निकलेगा? IR निकल जाएगा.
इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल की भी अंडरस्टैंडिंग लो, इससे आपका क्या निकल जाएगा, सी आर निकल जाएगा। आपने आई आर और सी आर निकाल दिया, क्यों निकाला, क्या फर्क पड़ता है, क्यों अंडरस्टैंडिंग ली, क्यों एसेस किया, क्योंकि वी हैव टू डिसाइड नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। व्हाट इज नेचर, लिख लो एन। ये पेन को क्या हुआ है, शिट आई एम यूजिंग रॉन्ग पेन। लिख लो एन। सर हम लिख नहीं रहे हैं, मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा। तो एन का मतलब है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। टी किस टाइम पे लगाने हैं, टाइम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का कोई एग्जांपल दे दो। लो बेटा, कि हमें किसी एरिया में फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, कंफर्मेशन लेना है, टीओडी लगाना है या एपी लगाना है, ये कोई भी ऑडिट, टाइम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जैसे कि हमें इसको एलआर के टाइम पे देखना है, इंटरिम के टाइम पे देखना है, 31 मार्च को देखना है, या फिर आफ्टर ईयर एंड देखना है, कब लगाना है। एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्वांटम। दूसरा सैम्पलिंग। भाई हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, ताकि हम एनटीई निकाल सकें और फिर उस पर 330 के ऑडिट प्रोसीजर लगा सकें। सर ये तो हो गया 315। 320 का क्या रोल था, 320 का क्या रोल था। ऐसे 320 का नाम क्या है, सुन लीजिए। कैलकुलेट मटेरियलिटी। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल, आप कंफ्यूज जाओगे। चलो इसको सिंपल रखते हैं। कैलकुलेट मटेरियलिटी जो कि हमारे केस में 50 लाख थी, वाई, सो दैट वी कैन डिसाइड आर सेम चीज जो हमने 315 में देखी थी। ये था बेटा ऐसे 315 का एक बेस। कल हम इसको डिटेल में करेंगे। कितने स्टूडेंट को ये समझ आया मुझे साथ साथ प्लीज बता दीजिए। कितने स्टूडेंट को ये समझ आया, मजा आया, कुछ सीखने को मिला तो मुझे प्लीज बताइएगा। कल हम ऐसे 315 और 320 को ऑफिशियली खत्म कर देंगे और मैं आपको बिग 4 के वर्क पेपर्स भी दिखाऊंगा ताकि आप रियल लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। सारे एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल में आगे बढ़ेंगे। फिर अब जल्दी मुझे बताओ कितने स्टूडेंट को मजा आया, समझ आया। ये पीडीएफ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सर ये आपकी क्लास की पीडीएफ कहाँ मिला करेंगी, एक मन में क्वेश्चन होगा। तो जो अपना सीए फाइनल का नोट्स वाला चैनल है, सीए फाइनल ऑडिट नोट्स का जो चैनल है, उस पे आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं तो उनकी जहाँ ड्राइव, गूगल ड्राइव पे जब क्लासेस का फोल्डर बनेगा ना, तो एक दूसरा फोल्डर बना देंगे क्लास के नोट्स का, ठीक है। अब आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देके जाना। जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो भी एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपको कैसा लगा ये हमारा सेशन। और कोई भी अगर आपका फीडबैक है, सजेशन है, सुझाव है, तो वो भी जरूर दीजिएगा प्लीज़ कि सर आप ये चीज़ इम्प्रूव करो। सर हम डेफिनेटली आपकी बात मानेंगे बेटा और उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। लैंडस्केप में देखें, क्लियर दिखना चाहिए। मैं इसको साथ ही साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको आराम से उतार पाएं। देखो मैं दो तरीके से शेयर करूंगा। एक मैं करूंगा 10 पेज का पीडीएफ शेयर, जिसमें आधा कंटेंट एक पेज पे आ रहा होगा, आधा दूसरे पे आ रहा होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 5 पेज का ये बेसिकली, हाँ 10 पेज का है ये। लेकिन इसमें क्या है ना, एक दिक्कत रहेगी आपको। एक कंटेंट जैसे पहले पेज पे तो उसका कुछ पार्ट्स दूसरे पे, लेकिन इसका एक फ़ायदा है। वो फ़ायदा क्या है, इसको वो करके देखते हैं। इसका फ़ायदा ये कि इसमें अच्छे से विजिबल है कंटेंट। एक मैं आपको पीडीएफ सेम चीज़ का 3 पेज में दे दूंगा जिसपे थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन आप रिलेट कर लोगे कंटेंट को। तो 2 पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ।
प्रिंट। आप अपनी क्वेरीज प्लीज डाल दीजिए। लेक्चर 2, मैं नाम रख रहा हूं लेक्चर 2 PDF। सर अंडरस्टूड बट फेल्ट लाइक टॉपिक इज टू डीप। राजेश, तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा, तो ये तो आई थिंक इट्स गुड फॉर अस नो, क्योंकि बेसिक है बेटा, बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा हम बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, NBFC को, PSU ऑडिट को या किसी भी कंपनी का ऑडिट मेरे को समझाने में इजी रहेगा आपको, अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो। राजेश बताओ, तो इससे गुड थिंग और यू डोंट वांट टू स्टडी इन डीप? लाइव ले लो आप, गाइडेंस फॉर CA प्रिपरेशन लाइव ले लो, आप अपना बैच जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। आप इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखो प्लीज, उसमें मैंने सब बताया कि जल्दी आप कैसे कर सकते हो। एक बार और इसको प्रिंट करते हैं दोबारा से 3 पेज में। प्रिंट लेक्चर 2 PDF सेव। गुड थिंग, ओके देन इट्स फाइन। मुझे लगा आप कह रहे हो कि सर जल्दी जल्दी करवा दो। देखो यार, रेगुलर कोर्स है, हर चीज़ डिटेल में लेके जाएंगे, आपको एग्जाम के लिए भी तैयार करेंगे, रियल लाइफ के लिए भी तैयार करेंगे, दोनों पर्पज हैं। हाँ बिल्कुल नैना, PDF डेली बेसिस पे, अगर PDF प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है तो PDF आपको सेम टाइम पे प्रोवाइड करेंगे, अगर PDF की ज़रूरत ही नहीं है तो PDF नहीं देंगे, ठीक है? वो हम डिसाइड कर लेंगे, आप बच्चे और हम सब मिलके डिसाइड कर लेंगे कि सर PDF देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आज की क्लास का। आप जैसे बोलोगे। मेरे को क्या है, मेरे को तो प्रिंट करके डालनी है बेटा बस। लो अब आप मुझे बताओ, मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, सब मुझे बताओ रिसीव हुआ क्या। लो जी, कम टू दी टेलीग्राम चैनल बेटा, ये साथ साथ ही करेंगे, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, आप क्वेरीज भेजते हो, मज़ा नहीं आता, फिर साथ साथ ही देख लो। जो बच्चे रिकॉर्डेड में हैं वो भी अपना साथ साथ चेक कर लो, ड्राइव ओपन कर लो, अगर आप बहुत बाद में लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ अभी, CA फाइनल ऑडिट नोट्स पे आ गया हूँ मैं। CA फाइनल ऑडिट नोट्स के चैनल पे गया मैं, वहाँ पे मैं गया अपने क्लासेस के फोल्डर में, और वहाँ पे आई सेलेक्टेड दिस 2 PDF। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेगुलर कोर्स लेक्चर 2 PDF, क्लास नोट्स कर देते हैं, क्लास नोट्स, sent. Tell me now. I just stopped by to watch your videos again because of your amazing classes and concept. I got 67 marks in audit. Saksham, thank you बेटा for sharing your feedback and God bless you. आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बहुत अच्छे से सक्सेस हासिल करें, मैं यही बोलना चाहूँगा। जल्दी बताओ रिसीव हो गई? मैंने शेयर कर दी है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल सुबह दोबारा से 8 बजे। अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों,